तो हम लोग अब वेबिनार शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार टुडे। द इशू फॉर द डिस्कशन वुड बी इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई, द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिलेड पेमेंट से रिलेटेड एमएसएमईज को क्या-क्या इश्यूज होते हैं और क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा वेबिनार। तो इसमें एजेंडाज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। विल फर्स्ट डिस्कस द एजेंडाज कि हम लोग किस किस चीजों पे बात करेंगे, व्हाट ऑल द थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर वेबिनार। द फर्स्ट वुड बी डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इसको शॉर्ट में हम लोग एमएसएमईडी एक्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन कैसे दी हुई है एमएसएमईडी एक्ट में। फिर हम लोग आएंगे, देन वील मूव टू क्वालिफाइंग कंडीशंस टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमईडी एक्ट। तो क्या-क्या क्वालिफाइंग कंडीशन है, आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होते हैं कि आप माइक्रो में रजिस्ट्रेशन ले सके, स्मॉल में रजिस्ट्रेशन ले सके या मीडियम में रजिस्ट्रेशन ले सके। So the qualifying conditions for you to apply in any each of these categories, such as micro, small, and medium, we'll discuss those, and the challenges and issues pertaining to delayed, defaulted, stuck payments from buyer. अब तीसरी चीज है, हम लोग बात करेंगे कि चैलेंजेस और इश्यूज जो होते हैं हमारे डिलेड, डिफॉल्ट और स्टक पेमेंट से बायर्स से, उसके बारे में। फिर the fourth one is the important provisions under MSMED Act for the benefit of MSMEs. So we'll discuss the important provisions which are there in the MSMED Act, which are there to benefit the MSMEs at large. हम लोग ऐसे provisions के बारे में बात करेंगे, sections के बारे में बात करेंगे MSME के, जो MSME के benefit के लिए बनाए हुए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे solutions and way forward to resolve the issues of delayed payment. So जब जब ये पेमेंट्स, डिलेड पेमेंट्स का इश्यूज ऑलरेडी अराइज हो जाता है, व्हेन दीज इश्यूज हैव ऑलरेडी अराइजन and you are stuck and you're dealing with stuck payments or defaulted payments, so what are the solutions and way forward to resolve those issues, right? So we'll discuss those also. तो हम लोग solutions और way forward के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड डिलेड पेमेंट्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इंटरनली। सो कितनी बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। You can adopt it internally in the operations of your business in order to reduce such possibilities of these issues happening in the first place, right? तो हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं, अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे रिड्यूस हो जाता है सिग्निफिकेंटली। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो वेल एंड गुड, इट्स ऑलरेडी रिड्यूस, द पॉसिबिलिटी इज ऑलरेडी रिड्यूस, बट आप कभी गारंटी नहीं दे सकते कि कोई भी पार्टी कभी आपका कोई सा इनवॉइस क्लियर करे ना करे। बट हम लोग हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि ये सारी पॉसिबिलिटीज बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाए। हम लोग लास्ट में बात करेंगे रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की, कि जब ये पेमेंट्स इश्यूज ऑलरेडी अराइज हो जाती हैं, दीज इश्यूज हैव ऑलरेडी अराइज, एंड देन हाउ डू वी रिजॉल्व दिस, हाउ डू वी रिजॉल्व दीज इश्यूज, राइट? एंड उसमें हम लोग बात करेंगे, विल डिस्कस अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस एंड लिटिगेशन। सो देयर आर वेरियस वेज जिसमें आप जाके अपना रिजॉल्व कर सकते हैं ये इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट एंड चैलेंजेस, जो कि अलग अलग एक्ट्स में रेंज करता है। एंड ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कि कौन सा वे आउट वुड बी द बेस्ट प्रेफरेबल वे आउट फॉर यू, क्योंकि ये केस टू केस और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, और थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग बिजनेस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, टिप्स एंड सजेशंस। जो हमारे कुछ टिप्स एंड सजेशंस हैं जो कि हम लोग ऐसे अपने बिजनेसेस को देना चाहते हैं, वो हम लोग लास्ट में देंगे। तो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। So the first thing is the condition precedent to be registered as MSME under MSME Act, amended by the notification dated 26/6/2020. So as per the recent notification, first category includes manufacturers and service providers, both in one category. Second category includes traders of goods. And two parameters hai. There are two parameters in which classification is made between MSMEs, which are investment made in the enterprises in the preceding year and the turnover made by the enterprises in the immediate preceding years generated by the MSME. तो इन दोनों के basis पे what is your turnover and what is your investment in the plant and machinery, it would be decided whether your enterprise should be registered under micro, medium or small. So now the parameters lay out the quantum of investment and turnover required for registration as MSMEs under MSMED Act. तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि the quantum of investment, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है या कितना टर्नओवर हमने किया है, तो हम माइक्रो में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे या स्मॉल में जाएंगे। तो इसमें ये पैरामीटर्स में लेआउट किए हुए हैं द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट
and the quantum of turnover, which are the qualifying conditions for you to get registered under any of these categories, right? So इसमें हम लोग वो देखेंगे अभी आगे। और जैसा कि अभी हमने बताया कि फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स बोथ इन वन कैटेगरी। तो इसमें देखिए, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इवन इफ यू आर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सप्लाई चेन, कि आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू आर जस्ट अ मियर ट्रेडर। आप कहीं से यू एक्वायर गुड्स from a manufacturer, from a wholesaler, and factor a profit to yourself, and then retail it out to the customers. So those are the traders, right? क्योंकि वो ना ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बस एक फैक्टर करते हैं अपना प्रॉफिट कहीं से माल एक्वायर करके, और फिर वो आगे माल बेच देते हैं। तो वो लोग भी अब 26/6/2020 से सेकंड कैटेगरी में इंक्लूड हो गए हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। पहले 2020 से पहले उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था, बट अभी भी जो ट्रेडर्स ऑफ गुड्स हैं, जिनका ट्रेडिंग का सर्टिफिकेट है एमएसएमई में, उनके लिए एमएसईएफसी, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल होती है, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जो एक स्पेशलाइज्ड रिजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया हुआ है, a specialized resolution mechanism which has been provided in the MSMED Act is not extended. The benefit is not extended to the traders. जो कि इसी नोटिफिकेशन में आया था, एमएसएमई ने इसको क्लैरिफाई किया था कि इनको बस सेक्टोरल लोन्स एंड बेनिफिट्स के लिए इनको कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, नो अदर बेनिफिट्स वुड बी एक्सटेंडेड टू द ट्रेडर्स। तो आई गेस कि आई एम क्लियर अभी यहाँ तक। तो सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो ये टेबल है हमारा, जो कि इसमें बताता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका एंटरप्राइज में, और कितना टर्नओवर जनरेट होना चाहिए एनुअली फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड अंडर माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इफ यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज, and keep in mind that both these parameters have to be met simultaneously. It cannot be like it cannot be like that you're meeting one of the parameters but you're not meeting the other parameter. So both the parameters have to be met simultaneously. और अगर आपका इन्वेस्टमेंट, if your investment made in the enterprises is less than 1 crore or equivalent to 1 crore, and simultaneously your turnover generated annually is less than 5 crores or equal to 5 crores, you get a registration in micro enterprises. In as far as small enterprises are concerned, if your investment made in enterprises is anywhere between 1 to 10 crores, eh, and your turnover generated annually is anywhere between 5 to 50 crores, so you get yourself registered in the small enterprises category. And the third one is medium enterprises. तो मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 से 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए, एंड द टर्नओवर जनरेटेड एनुअली 50 से 250 करोड़ के बीच में होना चाहिए। सो आई गेस कि ये एकदम सिंपल था समझने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लोग कैसे शो करते हैं कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट था या फिर हमारा कितना टर्नओवर था, हाउ डू वी show that this was the investment which we made in our enterprise and this was the turnover generated annually. So it is as simple as कि आप ITR अपना दिखाते हैं उसके लिए, और उससे डिटरमाइन होता है आपका हर प्रीसीडिंग ईयर का जो टर्नओवर होता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट मेड इन प्लांट एंड मशीनरी होता है। तो और एक और चीज मैं क्लियर कर दूंगा कि investment includes in its expression all tangible assets except land, building, furniture and fittings. However, the turnover shall be computed based on the preceding year's ITR filing. तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए। तो मशीनरी जो आप लेते हैं और जो प्लांट का आपका इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंसेस है वो इन्वेस्टमेंट में आता है, बट आपके लैंड के प्राइसेस, बिल्डिंग के प्राइसेस, जो फर्नीचर और फिटिंग्स है, वो सब आप इंक्लूड नहीं करा सकते। तो ये एक सिंपल क्लैरिफिकेशन था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया द डिवीजन, हाउ डू वी गेट रजिस्टर्ड under micro enterprises, how much is the investment required and how much is the turnover generated annually, the condition required for an enterprise to get a registration under micro, small or medium enterprises, right? तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपने। So now we'll discuss the main thing, the reason for delayed payments and its consequential effects on MSMEs. So बहुत सारे रीजन होते हैं डिलेड पेमेंट के लिए और उसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट भी होते हैं एमएसएमई पे, तो वो हम लोग अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज नॉट डॉक्यूमेंटिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन
delivery of goods, materials, or performance of services without any work purchase orders, not recording terms and conditions in an agreement, not adept with quick turnarounds for reserving rights, etc. So I've seen a lot of clients till today, which is really disappointing, because we have been saying this out loud for almost 1 year now, that please get a recorded transaction in place, so that it helps you in a longer run, because you won't be able to prove that a verbal order, a verbal work order of this amount was placed to you for this much of materials. And it is not like that you won't be able to prove, but it becomes really difficult for a party to prove when he acts upon a verbal instruction, or when he acts upon a verbal work order or purchase order, or when he issues such verbal purchase order or work order himself, itself, because आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उस ट्रांजैक्शन की, आपने कब डिलीवरी दिया है, डिलीवरी कैसे हुआ है। अगर आपके पास ई चालान वगैरह ये सब होता है तो वेल एंड गुड, बट देन बहुत सारे मैंने देखे हैं क्लाइंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, बस उनके पास होता है कि ये हमारे से सामान लेते थे, हमने इनको सामान दिया, अब मुझे 20-25 लाख इनसे लेने हैं और मेरे पास कुछ है नहीं। तो आप ट्राई तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, और ऐसा है नहीं कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, देयर आर अदर वेज टू प्रूव कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, बट देन वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आप क्यों ही वो डिफिकल्टी अपने ऊपर लेंगे, जब आपके पास एक सिंपल वे है कि वो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने का, बाय बाय इशूइंग परचेज ऑर्डर्स और बाय इशूइंग वर्क ऑर्डर्स। इवन वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर भी जब आप इशू करते हैं फॉर ह्यूज ट्रांजैक्शंस, आई वुड नॉट सजेस्ट इशूइंग जस्ट अ मियर वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर विदाउट एनी detailed terms and conditions to the other party when the transaction involve goes into crores of rupees। क्योंकि मैंने देखा है कि एक सिंपल वर्क ऑर्डर होता है जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होता है, जिसमें कुछ नहीं बताया होता है कि आपको सामान मिल जाएगा तो आपको 15 दिन में, अगर आपको क्वालिटी से दिक्कत है तो आपको 15 दिन में ही हमें बताना है। और ये सब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो ये सब अभी भी एब्सेंट होता है बहुत सारे वर्क ऑर्डर्स और परचेज ऑर्डर्स में। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप प्लीज एक अग्रीमेंट रखिए, अपना एक मास्टर अग्रीमेंट रखिए, जिसके बेसिस पे आप वैसे परचेज ऑर्डर्स और वर्क ऑर्डर्स इशू करते रहिए, और उसमें रेफरेंस दे दीजिए कि ये हमारा परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर है, ये हमारे इस अग्रीमेंट से। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट कंपनीज, they give you an agreement and they have a huge document of टेंडर डॉक्यूमेंट्स, राइट, जिसके जो 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 गवर्न करता है हमारा पूरा अग्रीमेंट। तो आप उतना ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लगते हैं कि वो होने ही चाहिए, या फिर आप एक किसी एक स्पेशलाइज्ड आदमी को, प्रोफेशनल को आप वो अप्रोच कर सकते हैं फॉर ड्राफ्टिंग दैट अग्रीमेंट फॉर यू, जिसमें वो आपके हिसाब से, आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डालेंगे आपके अग्रीमेंट में, जिससे कि ये सारी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं आगे, कि पार्टी ने आपसे सामान ले लिया है एंड दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द पेमेंट नाउ, दे आर नॉट सेइंग दैट द देयर वाज एनी इश्यूज विद द क्वालिटी और ये सब। और लास्ट में वो आके बोलते हैं कि हमें तो सामान चाहिए ही नहीं, आप सामान अपना ले जाओ, ये क्वालिटी में वो नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजें बाद में ना हो, इसीलिए एक अग्रीमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज circumstances are actually preconceived there, and terms are already in place to regulate such circumstances if they occur in your transaction, right? तो not डॉक्यूमेंटिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, आप पैसे ले रहे हैं तो वो कैश में ना ले, कैश में ले रहे हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट साइन कराए। तो हर एक ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो और तो आप समझ गए होंगे कि मैं इससे क्या बोलना चाहता हूँ, कि द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज विदाउट एनी वर्क ऑर्डर्स और परचेज ऑर्डर्स इज नॉट एट ऑल, मतलब कि हम लोग उसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। वी डू नॉट advise our clients to do transactions just on verbal instructions, because it is a no go, and you would be at your own cost, risks and peril if you do so, and you're stuck in a defaulted payment, because it becomes really difficult for someone neutral to believe that such
such claims were actually due to you, or such claims are genuine when there is nothing to show or prove, right? तो ये एक पहला वो हो गया हमारा. The second is extended credit period. So continuing with the transaction even after delayed payment issues with the hope of retaining buyer or client. I've seen just in order to retain big clients, what many enterprises do, that they keep on delivering their materials even after the other party is not making payments, right? तो आप ये बिल्कुल ना करें. अगर आपके पास अश्योरेंस है उनका ऑल द टाइम विदाउट एनी प्रोटेस्ट और डेमर कि नहीं, हमें आपसे कोई सा भी क्लेम नहीं है, हमें आपका इतना पैसा देना है, आप प्लीज हमें आगे ये हमारा सामान दीजिए, एंड विल विदाउट एनी प्रोटेस्ट एंड डेमर विल मेक बोथ द पेमेंट्स टू यू एट वंस. तो उस समय आप अपना कमर्शियल विजडम लेके उस आदमी को सामान भेज सकते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई सामान आप भेज रहे हैं, you're delivering, you're performing services, you're delivering works, and you're delivering any material to the other party, and not receiving payments against such deliveries, right? But you still continue to do so just for the sake of retaining the client. So that is not something which we advise to our clients, because extended credit period, अगर आपका वो आदमी पहले से ही आपको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, तो जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, वो पॉसिबिलिटी वो टाइमली पेमेंट की या फिर पेमेंट रियलाइज होने की भी कम होती जाती है. क्योंकि वो अभी अगर वो छोटा अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है आपको, तो हाउ ही विल पे यू अ लार्जर अमाउंट, जो कि क्लब होता जाएगा आगे. तो वो आप अपनी पॉसिबिलिटी और रिड्यूस कर देते हैं वो पैसा लेने के लिए, अगर आप एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड में उसको सामान देते जाएंगे तो. The third one is challenges faced due to competition in the relevant market, industry-specific challenges such as disrupted availability of raw materials, etc., competitive rates with minimal margins of profits. So बहुत सारे challenges होते हैं. जैसे कि there are a lot of challenges which an enterprise face due to competition in the relevant market. तो मैं इसके लिए आपको यही बोलूंगा कि आपका प्रेजेंस जो होता है वो अब आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आपका अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है, इफ़ यू आर देयर इन द ऑनलाइन मार्केट प्लेस, then the relevant market area significantly increases, right? Because अगर आप किसी टेरिटरी में अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर अगर आपकी टेरिटरी में कोई एक ऑफिस है आपकी, तो ये एक टेरिटोरियल लिमिटेशन होता है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, तो एक तमिलनाडु, अ क्लाइंट फ्रॉम तमिलनाडु वुड नॉट कम टू दिल्ली just to see you, right? And or just to inquire about the services or the works that you are offering. But अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, तो आपका मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. नाउ एनीवन कैन come to you, can inquire about the products that you're offering, or the services that you're offering. और जैसे कि मैं बताया कि डिसरप्टेड अवेलेबिलिटी होती है बहुत बार रॉ मटेरियल्स की. जैसे कि कोविड में आप देखें, आप इन कोविड यू मस्ट हैव सीन कि देयर वाज अ डिसरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स ऑल ओवर द इंडिया, और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का भी डिसरप्टेड अवेलेबिलिटी था. तो इसके लिए हमेशा the best way to tackle this problem is to have a pool of vendors, or a pool of sources from where you can source such raw materials or workforce, right? अगर आपके पास कोई एक ही pool है, या फिर आपके पास कोई एक ही source है, तो आप उसी सोर्स पे डिपेंडेंट है. अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो सोर्स आपको उस टाइम पे हेल्प आउट नहीं कर पाएगा, देन यू वुड बी लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस but but to face the disruption in your raw materials, or in your supply chain, right? तो अगर आपके पास पूल है एक एक सोर्सेस का, तो देन यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम, राइट? आपके लिए भी कंपटीशन भी फेयर रहता है कि आप खुद से रेट डिक्टेट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास 5 लोग हैं जहां से आप वो सामान खरीद सकते हैं या फिर वो चीज सोर्स कर सकते हैं. तो ये एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है. The next point is no bargaining power with buyers to negotiate terms accordingly, market share reductions, alternative materials or services against that of MSMEs, etc. तो आई हैव सीन बहुत बार जब भी लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ कोई एक एमएसएमई एंटर करती है किसी ट्रांजैक्शन में और कॉन्ट्रैक्ट में. सो whenever a large corporate house enters into a contract or an agreement with an MSME, so what I've seen is, because MSMEs are so significantly
small in size in comparison to that large corporate house. So they do not have that much of bargaining powers to dictate terms on their own, right? तो आप ज्यादातर देखेंगे कि आप किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाते हैं या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के, यू गेट अ बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपको साइन करना पड़ता है, बिकॉज और अगर आप उसमें मटेरियल टर्म्स अग्री नहीं करेंगे तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली दिस इज मोर ऑफ योर कमर्शियल विजडम कि आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म है जो आप कैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं होता है कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स में। आप हमेशा ही नेगोशिएट कर सकते हैं किसी भी बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपको कोई मिलता है तो, अगर आपको कोई बिजनेस देती है तो वो आप टर्म्स ध्यान से पढ़ें, जो भी टर्म्स वहां पे दिए हुए हैं, और जो भी टर्म्स आपको नेगोशिएट करने हैं आप बिल्कुल नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिस करती हैं एंटरप्राइजेस, जो कि वो देखती भी नहीं है या फिर किसी से कंसल्ट भी नहीं करती। वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स लेके बस बैठ जाती हैं और फिर उसके ऊपर सामान वामान देते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि क्या टर्म्स हैं जो डिक्टेट कर रहे हैं मेरा ट्रांजैक्शन। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और फर्स्ट हैंड पे इट इज रिक्वायर्ड कि आप पहले ही नेगोशिएट कर ले वो टर्म्स और कंडीशंस जो आपके लिए प्रेफरेबल नहीं होंगे इन द लॉन्ग रन। तो ये एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनफेक्टिव correspondences ड्यूरिंग अ transaction, lack of recorded communications between parties, reserving the right to claim liquidated damages if any, lack of acknowledgement from the buyer regarding inequivocal acceptance etc। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन भी बहुत बार ऐसे हम लोग इनफेक्टिव करते हैं। सो देयर आर इनफेक्टिव correspondences during a transaction between the parties, you do not communicate if there is a delayed payment, if your payment was to be made today and it has not been made, so you must communicate this to the other party। you must communicate जो आपके losses हो रहे हैं, the consequential effects that are happening, the losses that you are facing, the expenses that you are facing due to not realizing that payment on time। all of these correspondence becomes materially very important at a later stage of time, जहाँ पे आप आगे जाके liquidated damages मांगते हैं। तो liquidated damages वो होता है जो आप एक्चुअल में लॉस या एक्सपेंसेस सफर करते हैं, जो डैमेजेस सफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी, राइट? तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस होते हैं आपको, तो वो सारे लॉसेस आपको उनको उसी समय बताने पड़ते हैं कि दीस आर द लॉसेस दैट आई हैव बीन फेसिंग बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज द पेमेंट ऑन टाइम। सो ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इन एक सही टाइम पे है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिजर्व करना है अपना राइट कि आप अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस झेल रहे हैं तो यू विल रिकवर दीज लॉसेस एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द अदर पार्टी। ये सारी चीजें जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी अदर पार्टी से। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द बायर रिगार्डिंग इनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका टर्म है ऑलरेडी परचेज ऑर्डर में या कॉन्ट्रैक्ट में कि 15 दिन में, अगर बायर है, आपने किसी को सामान दिया और वो बायर है, वो 15 दिन में कोई इशू रेज नहीं करता है ऑन द क्वालिटी और द स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स, तो वो इनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये एक्नॉलेजमेंट लेना कि ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है जो सामान आपने दिया है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे कि अगर मान लीजिए लिमिटेशन लग जाता है 3 साल, अगर आपका आज पेमेंट होना था किसी से और आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, बट आप कोई लीगल एक्शन नहीं लिए और 3 साल हो गया, तो 3 साल पे लिमिटेशन लग जाता है। तो फिर अगर आप 3 साल तक कुछ नहीं किए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो देन यू लूज योर राइट टू परसू दैट क्लेम। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो 3 साल के बीच में आप वो एक्नॉलेजमेंट लें अब उसकी दूसरी पार्टी से कि उसका एक मतलब कि इतना ड्यू है जो उसको देना है एंड ही विल पे दैट ड्यू। तो अगर आप 3 साल के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट लेते हैं तो वो लिमिटेशन जो है वो एक्नॉलेजमेंट के डेट से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपके आपके ध्यान में रहनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका इफेक्टिव ऑपरेशंस हो बिजनेस में। और the last is difficulty in realizing payments from buyers, cash transaction, CTC। So I already stated कि any non documentation or not having record of any transaction is a no go, right?
तो कैश ट्रांज़ैक्शंस कितनी बार हो जाते हैं और कैश ट्रांज़ैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बहुत सारे बार कैश ट्रांज़ैक्शंस प्रूव नहीं हो पाते। तो कैश ट्रांज़ैक्शंस भी आप अवॉइड करें ज़्यादातर तो। मैं जानता हूँ कि बहुत बार टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए लोग कैश ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, बट देन आपको समझना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी टैक्स लायबिलिटी जो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब नहीं है, जो कि एक बहुत लेस मियर अमाउंट की है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपका जो होल लॉट ऑफ गुड्स है, वो डिस्प्यूट में चला गया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टैक्स बचाने के चक्कर में फिर अगर आप अपनी जो जितना सामान दिया था, वो सामान आप दिखा ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपने टैक्स बचाने के लिए वो सामान कम दिखाया इनवॉइस में। तो ये सारी चीज़ें आगे आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, अगर आप मतलब छोटे-छोटे बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे और लॉन्गर रन में चीज़ों को नहीं देखेंगे। आपकी वाइड विज़न नहीं होगी। तो सो ऑल ऑफ these things you should keep in mind while doing business with any of the parties being an MSME. तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँगे, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ड्यू टू द चैलेंजेस। देखिए, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों से। क्यों तो अब हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या व्हाट आर ऑल द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स यू फेस व्हेन व्हेन you do not do all of those things, and the issues of delayed payment have already arisen. तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द फर्स्ट वन। ये तो हमें सब्सटैंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई पैसा लगा के आपने आपके खुद भी एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप कोई गुड्स दे रहे हैं किसी को, या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनी पार्टी, यू हैव योर ओन एक्सपेंसेस टू बेयर, राइट? एंड यू हैव योर ओन एक्सपेंसेस टू कवर। So if you do not get such payments on timely basis, it is obvious that you'd have lack of financial resources, right? So the first one is lack of financial resources. The second one is lost claims due to not having enough evidence and materials on record to prove default. And the second one, जैसे कि हमने बताया पहले भी, कि आपका क्लेम्स बहुत बार लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं था, वर्बल इंस्ट्रक्शंस पे आपने काम किया, और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो डिफॉल्ट प्रूफ करने के लिए। फिर क्लेम्स बीइंग अंडर वैल्यूड, जैसा कि मैंने बोला कि टैक्स से बचने के लिए आपका क्लेम बहुत बार अंडर वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको कम दिखाया, मतलब कि आपने वो चीज़ कम दिखाई है, और फिर वो अगर वो आगे डिस्प्यूट में चला जाएगा, तो वो कम ही चीज़ लेके आप आगे जा सकते हैं, वो आप पूरी चीज़ लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने टैक्स की चोरी करी थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हैं, ये सब एकदम नेचुरल हैं अगर ये सब इश्यूज होते हैं तो। फिर लॉस ऑफ डैमेजेस लिक्विडेटेड फॉर ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बाय द बायर। तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने लॉसेस, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, आप कहीं पे रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे हैं कि जो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं टाइमली पेमेंट नहीं होने की वजह से, या फिर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अदर पार्टी कर रही है, तो आपके क्या क्या लॉसेज हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक सिंपल सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट में, कि आपको डैमेजेस और लॉसेस आपके बोलने पे नहीं मिलता है, आपको उसको शो करना पड़ता है कि हमें इतना डैमेजेस और लॉसेस हुआ है। और अगर आप उसको शो करेंगे, तो देयर इज़ नो वे इन लॉ। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपने इतना लॉस और एक्सपेंसेस झेला है, तो वो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ हाउ द लिक्विडिटी डैमेजेस वर्क। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है ऑपरेशन ऑफ बिज़नेसेस में। ऑब्वियसली अगर आपके पास, इफ यू विल हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन यू वोंट बी एबल टू प्रोक्योर मटेरियल्स ऑन टाइम। मतलब कि आपकी हर वे में यू विल बी योर ऑपरेशंस ऑफ बिज़नेस would hamper in multifolds of way, right? कि आप अपने एम्प्लॉइज को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप ऑपरेशन चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपका कोई लीज है, कोई रेंट है, कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस है, तो ये सारी चीजें फेस करती हैं बहुत सारी एंटरप्राइजेस लिक्विडिटी क्रंच के कारण अपने ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस में। तो ये एक कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, नॉट एबल टू रियलाइज द एक्चुअल अमाउंट एज रिफ्लेक्टेड इन द टर्नओवर जनरेटेड बाय द एमएसएमईज, हैम्परिंग द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको अगर मान लीजिए टाइमली पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपके बुक्स में तो आपको पता है कि आपके पास मतलब कि इतने पेमेंट्स आने चाहिए, तो वो जो बुक्स वाला डिफरेंस आता है, वो हम लोग बस यही बात कर रहे हैं कि आपका एक्चुअल जो अकाउंट बुक है और जो एक्चुअल अमाउंट है बैंक में, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है। फिर मिनिमल प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे आपका ऑपरेशंस हैम्पर होता है, तो आप बहुत सारे लॉसेस सफर करते हैं। तो जो प्रॉफिट आपका होना था,
उस ट्रांज़ैक्शन में या फिर आगे की किसी भी ट्रांज़ैक्शन में वो कम हो जाता है, नेचुरल है ये कि इट वुड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली व्हेन योर ऑपरेशंस आर बीइंग हैम्पर्ड, राइट? सो और नेक्स्ट है कि नॉट टेकिंग प्रॉपर एंड रिलेवेंट प्रोफेशनल कंसल्टेशंस रिजल्टिंग इन लॉसेस। जैसे कि मैंने बोला कि मेनी अ टाइम्स बहुत सारे बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटरप्राइजेज़ चले जाते हैं विदाउट इवन गोइंग एंड टेकिंग अ प्रॉपर और रिलेवेंट प्रोफेशनल कंसल्टेशन। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, तो आप उसको ओपन एंडेड मत छोड़िए। आप ऐसे मत छोड़िए कि अ, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपके लिए 5-6 करोड़, 10 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं, तो देन आई हैव नथिंग टू से। यू कैन डू व्हाटएवर यू फील लाइक। बट देन अगर आपको वो सारे पैसों की थोड़ी-सी भी वो है या फिर आपको पॉसिबिलिटी रिड्यूस करनी है कि अगर ऐसे कोई डिलेड पेमेंट हो, तो आपके पास केस आपका कम से कम स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और जैसे कि अगर नॉट टेकिंग प्रॉपर एंड रिलेवेंट प्रोफेशनल कंसल्टेशंस, तो बहुत सारे प्रोफेशनल कंसल्टेशंस हैं जो कि अगर आप पहले फर्स्ट हैंड लेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं आगे के लॉसेस। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, इनइफेक्टिव वर्कफोर्स ड्यू टू लैक एंड वेस्टेजेस ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी वर्कफोर्स इनइफेक्टिव हो सकती है, योर वर्कफोर्स वुड रेंडर इटसेल्फ इनइफेक्टिव बिकॉज़ यू वोंट बी एबल टू मैनेज देम एफिशिएंटली, राइट? Because due to liquidity crunch and lack of financial resources, the remuneration, the remunerative part of those employees, your workforce would not be proper and would not be in timely basis, right? So the your workforce can render itself ineffective for that period, right? So ये सारी चीजें consequential effects हैं। और लीगल ट्रबल्स ड्यू टू इग्नोरेंस और नो नॉलेज ऑफ वेरियस इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैंडेटरी कंप्लायंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फूड बिजनेस में हैं, आप मसाले बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक के अपने खुद के मैंडेटरी कंप्लायंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फूड बना रहे हैं तो आपको एफएसएसएआई के रेगुलेशंस देखने होंगे, आपको पैकेजिंग रेगुलेशंस देखने होंगे कि क्या-क्या पैकेजिंग में आप कैसे चीज़ें लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत सारी, ये सब मैं सिर्फ़ फूड की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ में और इन सब चीज़ों में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में आपको मैंडेटरी कंप्लायंसेस देखने पड़ते हैं, और आपको अगर उनकी नॉलेज नहीं है और आप उस चीज़ में आगे डेल्व कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि द फाइन्स एंड द पेनल्टीज़ आर सो ह्यूज, और बहुत सारे टाइम पीनल पेनल्टीज़ भी होती हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं, लीगल ट्रबल्स टू एंड अप इन जेल or to face a huge penalty or fine by regulatory authorities, then you must know the industry specific mandatory compliances applicable to your industry, right? तो ये सारी चीजें हैं जो consequential effects हैं ये सब challenges के लिए, जो हमने अभी बात किया इससे पहले वाले स्लाइड में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, the solutions and way forward to overcome challenges. So the क्या-क्या solutions है? What are the solutions and way forward to overcome these challenges, right? And when all the issues have already, all the issues of delayed payment have already arisen. So we'll discuss those. The first is the preventive measures and solutions to be adopted internally in an enterprise. तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग जो है, टर्म्स जो है बिटवीन द पार्टीज, वो आप वहाँ पे डालें। जैसे कि अगर वो भी बहुत डिफरेंट हो सकती है, तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बिल्कुल अलग एग्रीमेंट होगा। मतलब कि मेन मेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक हो सकती हैं, उसके हेडिंग एक हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों पे डिफर करता है। तो जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है और एक 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 इफ देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मेडिसिन एंड इफ देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ क्लॉथ, तो उनका उनका जो एग्रीमेंट है, वो इनहेरेंटली तो एक है, बट देन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत डिफरेंट होंगे, उसके कंटेंट्स बहुत डिफरेंट होंगे। और क्योंकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और उस हिसाब से बनते हैं कि आपकी बिज़नेस क्या करती है, नेचर क्या है आपकी बिज़नेस का, उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें डाले जाते हैं। फिर आप उसको ड्यूली एग्ज़ीक्यूट कराइए, आप दोनों पार्टी से साइन कराइए, क्योंकि मैं बहुत बार देखा हूँ कि परचेज़ ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट्स ऐसे ही भेज दिए जाते हैं एंड देन दे आर नेवर साइन्ड। तो ये सारी चीज़ें आप इसका ध्यान रखिए, वो प्रॉपर्ली स्टैम्प कराइए, नोटराइज़ कराइए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं होगा तो वो एविडेंस में यूज़ नहीं हो पाएगा। फिर आपको आगे जाके पेनल्टी एंड फाइन देना पड़ेगा वो एविडेंस में यूज़ करने के लिए। फिर आप उसको नोटरी कराइए, नोटरी में होता है कि वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए करने के लिए।
फिर वर्क ऑर्डर्स एंड परचेज ऑर्डर्स टू बी रेज्ड अंडर सच अग्रीमेंट, जैसे एज आई ऑलरेडी स्टेटेड that you make a master agreement and you raise your work orders and purchase orders basis on that agreement. You refer that these purchase orders and the terms and conditions will be governed by the agreement which we have sent you. तो एक मास्टर अग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए इन प्लेस, और ये एक बार ही बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस में हैं तो आपके पास एक ही मास्टर अग्रीमेंट चाहिए, और आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर मान लीजिए क्लोथ ही बेच रहे हैं 10 आदमी को, तो आपके पास एक मास्टर अग्रीमेंट वुड बी एनफ फॉर यू, राइट? फिर आप किसी भी वेंडर को वो मास्टर अग्रीमेंट दे सकते हैं, नेम एड्रेस चेंज करके उस पे इनवॉइस रेज कर सकते हैं, उस पे परचेज ऑर्डर वर्क ऑर्डर रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसमें आएँगे कि हम लोग हमेशा क्या करना चाहिए हमें, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और हार्ड कॉपी दोनों रेज़ करना चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम पार्टीज़ डिस्प्यूटिंग द हार्ड कॉपीज़ ऑल टुगेदर, राइट? वो बोल देंगे कि ये हमारा सिग्नेचर नहीं है, और ये सब मतलब कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस कैन बी एंडलेस, और ये सब हमारी एक्सपीरियंस में ऐसा होता है, तो वी गिव यू सच इनसाइट्स ऑलरेडी कि ऐसा हो सकता है आगे। तो इट्स ऑलरेडी ऑलवेज बेटर कि आप हार्ड कॉपी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी एक्सचेंज कर दे, इलेक्ट्रॉनिक वे में ईमेल में उस चीज को रिकॉर्ड कर दे, ताकि वो एक आदमी ऑफलाइन में तो डिनाई कर सकता है, बट अगर सेम चीज वो दो जगह ईमेल पे भी हाँ बोला है और वो साइन भी किया है हार्ड कॉपी में, तो वो बहुत ज्यादा फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा अगर वो आगे बोलेगा कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट अगर ये सारी इश्यूज आगे होते हैं, या फिर ये सब पार्टीज आगे बोलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले ही से ध्यान में रखनी होंगी। तो जैसे कि अब हमने हमने वही सेम चीज बोली है कि रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, इट टर्म्स, ऑब्लिगेशंस, applicable interest upon delayed payment, consequences of breach, force majeure, indemnity, dispute resolution clause, clause to notify defect or damaged goods and services, rectification period, unequivocal acceptance of work purchase orders if no defect, protest or demur has been pointed out by the buyer. So all of these terms and conditions तो होने ही चाहिए आपके पास आपके अग्रीमेंट में। ये सारे मतलब कि ये सारा तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट बट एन इंफॉर्मेटिव लिस्ट कि what all the clauses that you can incorporate into your agreement, right? So all of these things you please keep in mind, and we'll discuss the second solutions in the way forward to overcome the challenges. And the second one is being adept with communications, reserving of rights to claim damages if any, receiving acknowledgement of the due amount from the buyer, taking steps to resolve issues before the claims are barred by limitation, follows up on delayed payments, balance payments, intimation of applicable interest। ये सारी चीजें जो कि हम पहले ही अभी ब्रीफली डिस्कस किए, कि आपको कम्युनिकेशंस के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा, और आपको कम्युनिकेशंस you'll have to be really quick in the turnaround with your communications, right? You'll have to reserve your rights to claim damages whenever the damages are actually happening with you. You must make a record of it. You must intimate it to the other party that these are the damages that you're facing, and you reserve your right to claim such damages from him, and recover those damages from him. So all of these communications has to be made to the other party, and receiving acknowledgement of the due amount फ्रॉम द बायर, जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक्नॉलेजमेंट हमेशा लेते रहना चाहिए अगर ड्यू है तो। टेकिंग स्टेप्स टू रिजॉल्व इश्यूज बिफोर द क्लेम्स आर बार्ड बाय लिमिटेशन, तो आप लिमिटेशन इश्यूज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि 3 साल में आपका जो अगर आप कुछ नहीं करते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, अपने क्लेम्स को परसू नहीं करते हैं, देन यू लूज योर राइट इन इंडियन लॉ टू परसू योर क्लेम्स। तो जनरली जो लिमिटेशन होता है इन सब केसेस में वो 3 साल के लिए ही होता है, but it depends on the case and circumstances of the matter. बहुत सारे अलग अलग उसमें लिमिटेशन बढ़ता भी है, बट जनरली स्पीकिंग वो जनरली 3 साल का होता है इन सच केसेस में जिसमें एमएसएमईज के साथ डिलेड पेमेंट के इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, फॉलो अप करना है डिले पेमेंट के लिए, बैलेंस पेमेंट के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको बताना है कि आप एमएसएमई है, यू आर एन एमएसएमई एंड द अदर पार्टी इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट एज पर द एमएसएमई एक्ट। तो ये सब आप बताएंगे, यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पार्टी दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव द राइट टू क्लेम दीज डैमेजेस फ्रॉम देम, or to be adept with the communications सिंपली। सो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। आपका अपना बैलेंस टर्म जो होता है इनवॉइस में वो 45 डेज से ज्यादा का नहीं रखना है। आई हैव सीन पीपल कीपिंग 60 डेज, वो मतलब कि पेमेंट टर्म तो 60 डेज रख के कोई मतलब नहीं है। जब एमएसएमई
एमएसएमईडी एक्ट स्टैट्यूटरीली आपको 45 डेज़ के बाद अगर इंटरेस्ट देती है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप किसी को 45 डेज़ से ज़्यादा का टर्म क्यों देंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अब आते हैं हम लोग की ट्रैकिंग प्रॉपर कंसल्टेशंस फ्रॉम रेलेवेंट प्रोफेशनल्स। जैसे कि मैंने बताया कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए रेलेवेंट प्रोफेशनल्स से कंसल्ट करिए। जैसे कि सीएस है, वो आपके एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द कंपनी, जो कंप्लायंसेस होती हैं कंपनी की, जो हर साल आपको फॉर्म्स डालने पड़ते हैं एमसीए के वेबसाइट पे। ये सारी चीज़ें जो कंप्लायंसेस हैं जीएसटी में और बाकी सारी जगह लॉज में, वो सारी चीज़ें, सेक्रेटेरियल ऑडिट जो होता है, लीगल ऑडिट होता है, तो ये सारी चीज़ें कराते रहना चाहिए अपने बिज़नेस का। और ये सारी चीज़ों में हमेशा एकदम अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि आपको पेनल्टी और फाइन्स आगे ना देना पड़े। तो फिर आगे हम लोग आते हैं टू केयरफुली असेस डैमेजेस क्लॉजेस इन द एग्रीमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम्स। जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इफ इट्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट देयर आर लॉट ऑफ अदर क्लेम्स that there is apart from the bill payment, right? So there might be a claim for price escalation, there might be a claim for overhead charges, there might be a claim for machinery and workforce idlement. So all of these claims you have to assess carefully, and you have to assess carefully and you have to demand accordingly. और इन सब के अलग अलग, खुद के अलग कंडीशंस हैं इनको प्रूव करने के लिए। तो प्राइस एस्केलेशन में आपको इंडेक्सेस देने पड़ते हैं कि कब कैसे क्या है डिफरेंस, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और अभी प्राइस में कितना एस्केलेट हुआ है, वो आप इंटरनेशनल नेशनल इंडेक्सेस से प्रूव करते हैं मटेरियल के। ओवरहेड चार्जेस में आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं कि अगर आपको डिले हुआ है तो आपके कितने एक्सपेंसेस हुए, ओवरहेड का चार्जेस कितना लगा, कि आपको ऑफिस चलाने में और ये सब सारी चीज़ें करने में आपको कितना खर्च आया, जो कि आपको बेयर करना पड़ेगा। और फिर देन विल टॉक अबाउट मशीनरी एंड वर्कफोर्स आइडलमेंट। तो बहुत बार डिले होता है तो आपकी मशीनरी साइट पे ही रह जाती है और वर्कफोर्स भी वहीं पे रहते हैं, आप उनको कहीं और डिप्लॉय डिप्यूट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो आइडलमेंट होती है, क्योंकि आपको तो अब वो पे करना ही है, आपको तो डेली बेसिस पे वर्कफोर्स का और लेबर्स जो है आपके, जो हेल्प्स हैं आपके, उनको तो पेमेंट्स करनी ही है, आपको मशीनरी का डेली चार्जेस तो देना ही है। सो ऑल ऑफ दीज़ चार्जेस जो हैं, वो कंप्यूट होते हैं अगर वो डिले पेमेंट में होता है या फिर आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से एक्स्ट्रा रखा गया है साइट पे। तो ये सारी चीज़ें आप डैमेज में माँग सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास एविडेंस्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपने कितना लॉस खाया, आपने आपको कितना फेस करना पड़ा लॉसेस, और आपको कितना एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ा इन uh, managing the in managing or completing the work, right? तो फिर हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल द स्कीम्स, बेनिफिट्स, पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट अफेक्टिंग एमएसएमईज। तो उद्यमिता हेल्पलाइन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैंड होल्ड्स द एमएसएमईज, राइट? इट फैसिलिटेट्स देम इन देयर ऑपरेशंस, राइट? तो ये लोग ऐसे हम लोग क्या करने मतलब कि एमएसएमईज को क्या करना चाहिए कि इनको ऑल स्कीम्स जो हैं, बेनिफिट्स जो हैं, पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की, जो को अफेक्ट करते हैं, इनके लिए इनको हमेशा अडेप्ट रहना चाहिए, इनको जानना चाहिए कि क्या-क्या स्कीम्स, बेनिफिट्स और पॉलिसीज़ अभी ऑपरेशन में हैं। अगर कोई ऑपरेशन में है जो कि आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरिया को अप्लाई करती हैं या फिर नहीं करती हैं, तो ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आप अवेयर नहीं होंगे पॉलिसीज़, बेनिफिट्स एंड स्कीम्स के, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस आउट कर जाएँगे। और उद्यमिता हेल्पलाइन जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो आपके लिए ये सारे स्कीम्स, बेनिफिट्स एंड पॉलिसीज़ एक जगह कोलेट करके आपको बताती रहती हैं। तो आई 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 बिलीव कि उद्यमिता हेल्पलाइन में आपको जुड़े रहना चाहिए और आपको उद्यमिता हेल्पलाइन के थ्रू ऑल दीज़ स्कीम्स, बेनिफिट्स एंड पॉलिसीज़ बताई जाती हैं रेगुलर टाइम पे। तो आप वो ध्यान में रखिए। फिर to safeguard the interest of the business, creating strategic assets, raising proper invoices with GSTIN, UAN, PAN, and be updated with statutory tax or other filings, right? तो जैसे कि हमने बताया कि GSTIN, UAN, PAN और ये सारी जो प्रॉपर इनवॉइस है, ये इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए, आपका एमएसएमई नंबर मेंशन होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, स्टैट्यूटरी टैक्स फाइलिंग, अदर फाइलिंग्स जो होती हैं एमसीए पे, ये सारी चीज़ों में आपको अप टू डेट रहना चाहिए। आपको आपको हमेशा कभी कभी इनऑर्डिनेट डिले नहीं करना चाहिए।
फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट outreach with online presence, as I already stated. Ki if you have an online presence, it is way more beneficial to you in terms of increasing your relevant market area, or increasing your pool of customers, right? तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं. बीइंग अडेप्ट विद फॉलोअप्स फॉर पेमेंट, तो आप फॉलो अप करते रहिए पेमेंट के लिए. दिस इज, आई वोंट सब्सटैंशिएट इट बिकॉज इट्स द सेम थिंग. तो आपके फॉलो अप के लिए आपको अडेप्ट रहना पड़ेगा कम्युनिकेशन को लेके. और एक्वायरिंग अ पोस्ट डेट चेक फॉर द बिल रेज्ड एज अ सिक्योरिटी मेजर टू अवॉइड डिलेड पेमेंट. तो अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि एक ऐसा वे है ये कि आप किसी से पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए. यू अक्वायर अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर द बिल रेज्ड बाय यू फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी. और पोस्ट डेटेड चेक जो होगा, whenever the amount becomes due, or whenever the invoice became due, you can go and you can present those checks to the bank. And if they are dishonored, then you'll have the option of moving ahead with civil and criminal liability simultaneously against the opposite party. तो आप ये एक चीज अपने इंटरेस्ट में रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मेजर, कि आप एक पोस्ट डेटेड चेक रख लीजिए उनसे फॉर ट्रांजैक्शन, जो भी आपने उनसे बिल रेज किया है उसके लिए. फिर आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Challenges and solutions. Now the most important part is कि क्या है external solutions, कि जब ऐसे, when these issues have already arisen, so all what are all the recourse that we can opt from, or we can choose from, as per which would be subject to the circumstances and facts of the case, right? तो हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अभी. सबसे फर्स्ट है रिकोर्स फ्रॉम एमएसएमई, एमएसएमईडी एक्ट के अकॉर्डिंगली. So what are all the recourses from MSEFC as per the provisions of MSMED Act? The second one is proceedings under Section 138 of Negotiable Instruments Act 1881, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है. और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है, वो है तीसरा, कि उसमें उसके 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 प्रोविजंस कैसे यूज कर सकते हैं. द फोर्थ इज online dispute resolution or alternate dispute resolution, which is generally an arbitration and conciliation act. तो बेसिकली एमएससीएफसी का भी जो प्रोसीडिंग्स होता है वो आर्बिट्रेशन ही होता है, बट देन ये दोनों अलग होती है एक दूसरे से. तो आप इस सब में से भी चूज कर सकते हैं कि आप नॉर्मल आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आप एमएससीएफसी के आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं. और द क्लासिक वे ऑफ रिकवरिंग द money has always been civil suit for recovery of money and the summary suits and summary judgments under Civil Procedure Code and Commercial Codes Act. तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल रिजोल्यूशन, जो कि बात करने की इसके बारे में ज्यादा जरूरत है नहीं. वी डोंट हैव टू सब्सटैंशिएट इट ऑन मच, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट व्हिच पार्टीज बाय देमसेल्व्स टू by engaging in amicable settlements or mutual settlements, right? तो and this is the way which is most मतलब कि यही एक वे है जो हम लोग सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं, क्योंकि फॉर एनी केस, अगर आपके पास कोई भी केस में जाते हैं तो वो एक बर्डन होता है आपके रिसोर्सेज के लिए. आपका आपका जो होता है, आपका आपका पीस, मेंटल पीस हैम्पर होता है, आपका फाइनेंशियल बर्डन होता है, आपका बहुत सारे वर्कफोर्स एंगेज होते हैं. और ये सारी चीज़ों से ऑलवेज इट्स अ बेनिफिशियल की टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल रिजोल्यूशन. इसीलिए we always advise our clients to start with sending out a legal notice, and to give out a reminder notice as well. क्योंकि आपको, अगर आप dispute में already चले गए हैं, तो then you have to bear that uh, financial engagement fee of the professional that you have been engaged. और तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी. अगर आपके पास एक्सप्लोर करने का पॉसिबिलिटी है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर सच पॉसिबिलिटी टू सेव ऑन योर टाइम एंड रिसोर्सेज, वैल्यूएबल टाइम एंड रिसोर्सेज. तो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Reference of a dispute to MSCFC, relevant and important provisions of MSMED Act. So Section 7 states how the classification of enterprises would be made. We discussed that earlier. And Section 9 is measures for promotion and development. So Section 9 states what are all the measures and
measures for promotion and development which the central government along with the state government could take, the central government could take for MSMEs. The section 10 is credit facilities. जो credit facilities इनको extend होती हैं, the credit facilities जो कि इनके लिए लाई जा सकती हैं आगे स्कीम्स में, बेनिफिट्स में, जो बैंक्स एमएसएमईज को आपने देखा होगा कि बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं. सो all of these are governed by section 10 here in credit facilities. section 11 जो है वो procurement preference policy है. तो आपने देखा होगा, you must have seen the MSMEs getting preference amongst other enterprises whenever they enter into a government bid or a government tender. So that is procurement preference policy, right? So the government has extended a benefit to the MSMEs to to give them a preference over all the enterprises, even if they are not the lowest bidder. So a lot of times you would see कि an MSME has gotten a contract even when it was not a lowest bidder. So that is because of the procurement preference policy given by the government. And section 12 is funds. कि कैसे फंड्स अप्रोप्रिएट होंगे इन सब चीजों के लिए. तो सेक्शन 13 इज ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ग्रांट्स दे सकती है. सेक्शन 14 एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन, कैसे एडमिनिस्टर और यूटिलाइज किया जाएगा इस फंड्स को. तो ये सारी चीजें इन सब प्रोविजंस में है. अब सेक्शन 15 क्या कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट्स. तो ये कहता है कि आफ्टर 45 डेज जो है पेमेंट बिकम ड्यू हो जाती है और बायर को जो सर्विसेज है या वर्क है उसके लिए पेमेंट करना होता है. द बायर इज लायबल टू मेक पेमेंट्स which is there in section 15. The section 16 is date from which and rate at which interest is payable. So after date from which, तो the 46th day और आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द 46 डे ऑफ रेजिंग योर इनवॉइस. 45 डेज तक का तो पेमेंट टर्म होता है सेक्शन 15 में. सो फ्रॉम द 46 डे दैट विल द फर्स्ट डे आपका वहां से आपका जो रेट मतलब कि इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड द इंटरेस्ट एट विच रेट is applicable, it is 3 times of the rate notified by the RBI for this purposes. So I guess last time it was 6.25. तो 6.5 और 6.25 के अराउंड था. तो वो 20% के आसपास लमसम 20% कंपाउंडेड बेसिस पे, जो कि ह्यूज ह्यूज एक पीनल प्रोविजन है डिलेड पेमेंट के लिए. क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एक नॉर्मल क्लेम का भी 1 साल का भी डिले होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% पे वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना ही तुरंत हो जाएगा, इवन उससे ज्यादा हो जाएगा कुछ ही दिनों में, अगर मतलब कि ज्यादा पेमेंट्स हैं और ज्यादा दिन का डिले है. तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा प्रोविजन है, बेनिफिशियल प्रोविजन है एमएससीएफसी के पेमेंट्स टाइमली कराने के लिए. लेकिन बहुत ज्यादा बार अभी तक इसका ऐसा मतलब कि वो हो नहीं रहा है कि जैसे मतलब कि ऑब्वियसली अगर आप प्रूव कर पाते हैं अपना डिस्प्यूट तो आपको उतने ही रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा. बट देन बहुत सारे कम्युनिकेशंस और आपके अपने ऑपरेशंस में ऐसे बहुत सारी दिक्कत होती है क्लाइंट्स के कि आपका केस आगे नहीं जा पाता है, या फिर इन सारे चैलेंजेस की वजह से आपका जो डिस्प्यूट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या फिर आपके क्लेम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. तो सेक्शन 18 इज रेफरेंस टू एमएसएमई. सेक्शन 18 कहता है कि आप एमएससीएफसी में, जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल है, प्लीज कीप इन माइंड कि ये ओनली माइक्रो स्मॉल के लिए है. मीडियम एंटरप्राइजेस अगेन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ एमएससीएफसी getting their invoices adjudicated from MSCFC, the issues of delayed payment. तो ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है. सेक्शन 18 में आप क्या करते हैं कि आप रेफरेंस फाइल करते हैं एमएससीएफसी में कहते हुए कि मेरा इतना पेमेंट जो है इस ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट ड्यू है, और आपको उसमें परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर अपलोड करना पड़ता है. एंड ये ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें आपको रेफरेंस फाइल करना पड़ता है. आप रेफरेंस फाइल करते हैं, फिर एमएसएमई जो होती है वो नोटिस भेजती है अपोजिट पार्टी को. दे सेंड आउट अ नोटिस सेइंग कि वी हैव रिसीव्ड अ केस against you. The party is saying that they have to recover this much of amount due to you. So please tell us that why you have not paid this amount. And और अगर आपको नहीं पे करना है तो क्यों नहीं पे करना है. तो या तो अदर पार्टी आपको, जो अदर पार्टी है वो तो एमएसएमई को या तो कम्युनिकेशन देगी या तो आपको पेमेंट करेगी. अगर वो कम्युनिकेशन देती है कि हमें इनको पे नहीं करना है हमारे रिकॉर्ड से, वो डिस्प्यूट कर देती है आपका क्लेम, तो आपको फिर लिखना है कि दिस दिस दिस
this reference has to be adjudicated as per the Arbitration and Conciliation Act. तो फिर वो arbitration and conciliation में चला जाता है, फिर एक arbitrator अपॉइंट होगा या फिर MSCME के मेंबर्स ही जो हैं वो आर्बिट्रेटर बनेंगे, आपका केस सुनेंगे, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और उसके बाद वो उस बेसिस पे एक अवार्ड पास करेंगे। तो यही है नटशेल में एक वे कि कैसे ये होता है। फिर सेक्शन 19 जो है वो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री अवार्ड और ऑर्डर है। जैसे कि एप्लीकेशन आप अगर कोई ऑपोजिट पार्टी आप किसी ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ अवार्ड जीत जाते हैं और उसको वो अवार्ड चैलेंज करना है तो वो सेक्शन 19 में अवार्ड चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बेनिफिशियल प्रोविजन ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम मोस्ट रिसेंटली ये फिर से रेटरेट भी किया कि जो मैंडेटरी 75% ऑफ द अमाउंट किसी को पे करना पड़ेगा वो अवार्ड चैलेंज करने के लिए। तो अगर कोई एक अवार्ड आया है 5 करोड़ का, तो एक एक आदमी को वो अवार्ड चैलेंज करने के लिए 75% ऑफ द 5 करोड़ हैज टू बी सबमिटेड in order for him to at least challenge the award in the first place. तो 75% आपको पहले ही पे करना पड़ता है कोर्ट को वो अवार्ड चैलेंज करने के लिए। तो इसमें सिर्फ जेन्युइन केसेस ही आगे आते हैं, क्योंकि कोई आदमी अगर 75% पहले ही पे कर रहा है तो ही वुड प्रेफर कि वो आपसे ही थोड़ा सेटल कर ले 80% 75% में और आपको ही पे कर दे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। एंड सेक्शन 24 इज ओवरराइडिंग इफेक्ट, जो कि कहता है कि एमएसएमईडी जो है वो बाकी सारे एक्ट्स को उस टाइम तक के लिए ओवरराइड करेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस में। जैसे कि हम लोग अगर एमएससीएफसी में जाते हैं तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं, कैसे उसका प्रोसेस होगा। तो हमने इन सब के बारे में बात करी। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो, क्योंकि एमएसएमईज अगर एमएसएमईज उनका क्लेम्स डिस्प्यूटेड नहीं है या फिर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है किसी एक क्लेम में और वो बस डिलेड पेमेंट का है, ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड है, तो फिर कोई रीजन नहीं है कि आप कोई और जगह जाए। अगर आप एमएसएमई है तो एमएससीएफसी ही जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है आपके लिए ही बना है। और तो ये हमेशा प्रेफर करता है एमएसएमईज को ही। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स में ये आप एमएससीएफसी का रेफरेंस इज नॉट अ गुड आइडिया बहुत सारे उसमें, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे अभी। तो अभी हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि दूसरा वे क्या है हमें पैसे रिकवर करने का। सो द रिकोर्स आफ्टर डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स, मतलब कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो एनआई एक्ट में आप क्या कर सकते हैं। तो सेक्शन 138 क्या कहता है कि डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर द रीजंस ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। तो ये तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट कि चेक बाउंस हो जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और एज वेल एज सिविल लाइबिलिटी अराइज करता है। तो 139 में जो होता है एक प्रिजम्पशन होता है जो कि ऑलवेज होता है चेक होल्डर के फेवर में। तो अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस कर गया है तो प्रिजम्पशन ऑलवेज आपके ही फेवर में होगा कि ये चेक जो आपको कोई दिया गया था वो अपनी लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश करने के लिए दिया गया था। तो ये प्रिजम्पशन रिवर्टेबल है, जिसको रिवर्ट किया जा सकता है, बट देन प्रिजम्पशन हमेशा एट फर्स्ट हमेशा चेक होल्डर के ही हाथ में होता है, ये चेक होल्डर के ही फेवर में होता है। एंड सेक्शन 142 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कहता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन या जेएमएफसी ले सकता है। अब तो एक ही मैजिस्ट्रेट है हर जगह। पहले सीआरपीसी में बहुत जगह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते थे और बहुत जगह जो मेट्रो सिटीज नहीं होती थी वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे होते थे। अब तो नया भारतीय न्याय संहिता और ये सब जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं हमारे, वो तो पूरी तरह से बदल दिए। लेकिन उसमें हमें एक चीज की श्योरिटी है कि मैजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन और जो ये सब सारे पोजीशंस हैं वो यूनिफॉर्म कर दिए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जीएमएफसी अब तक के सीआरपीसी के हिसाब से इसका वो ले सकता था, मतलब कि कॉग्निजेंस ले सकता था, जिसमें आपको मैंडेटरी नोटिस होती है वो 30 दिन के अंदर ही भेजनी होती है। जैसे कि आपका जब से बैंक आपको वो लिख के देते हैं, एक बैंक आपको एक नोट देती है लिख के कि दिस चेक हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड्स इन अकाउंट। तो जैसे ही आपको वो मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होता है और आपको उनको बोलना होता है कि आप वो पेमेंट क्लियर करें। अगर वो 30 दिन में पेमेंट नहीं क्लियर करते हैं देन ये आप आगे एक्शन ले सकते हैं इन क्रिमिनल। आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, आप सिविल एक्शन भी ले सकते हैं। अगर कोई एंटरप्राइज है, कोई कंपनी है,
तो आप कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं और वो डायरेक्टर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं जिसने चेक साइन किया था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वे है, एक आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म है कि अगर आपके पास पोस्ट डेटेड चेक्स हैं, तो आप जिस दिन आपका इनवॉइस ड्यू हुआ, आप जाके उसको प्रेज़ेंट कर दीजिए बैंक में, एंड इफ इट इज़ बीइंग डिसऑनर्ड, देन यू हैव द लीवे टू मूव अहेड इन क्रिमिनल एंड सिविल एक्शंस अगेंस्ट दैट पार्टी। तो आई गेस कि ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो द थर्ड वन इज रिकोर्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में दो ही तरह के क्रेडिटर्स जो हैं वो इंसॉल्वेंसी इनिशिएट करा सकते हैं या फिर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशंस दे सकते हैं एनसीएलटी में, जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कैश या फाइनेंसेस देते हैं कंपनी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, राइट? तो वो लोग फाइनेंशियल क्रिएटर्स होते हैं, एंड दी अदर्स वन जो सर्विसेज देते हैं, कोई आपको मान लीजिए ऑपरेशंस में आपके किसी एक एंटरप्राइज में आपको कोई सर्विसेज दिया गया, आपको कोई आपका लीज रेंट, ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस ऑपरेशंस रिलेटेड जो भी होती है कंपनी के एक्सपेंसेस अगर आपसे कोई देता है, अगर आपका कोई क्रेडिटर है ऑपरेशंस में, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। तो जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई आपको सामान दे रहा है, आपके एम्प्लॉइज खुद, तो ये सारे आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। तो एमएसएमईज जो होंगे वो ऑलवेज ऑलवेज ही या तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं होते, एनबीएफसीज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लोग हमेशा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही होते हैं। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं ये आईबीसी का जो प्रोविजंस है, आई डू नॉट प्रेफर टू I do not suggest these provisions to operational creditors at the first hand, because अगर आपके पास एक कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिसको आपको पता है कि अगर आप इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी करेंगे तो दे वुड एनी टाइम सेटल बट वुड नॉट गो टू इंसॉल्वेंसी, तभी आप जो है बीइंग एन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आई वुड advise you to go and file an insolvency application। क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपकी इंसॉल्वेंसी एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर बीइंग एन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आपको ही पैसे जमा करने पड़ते हैं सीआईआरपी के लिए, आपको 2 लाख रुपए और देने पड़ेंगे कि सीआईआरपी चले फॉर द टाइम बीइंग। फिर आप जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, इसमें क्रेडिटर्स की कमिटी बनाते हैं, एक आरपी अपॉइंट होता है जैसे ही इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पावर अज्यूम कर लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंड हो जाते हैं कंपनी के, फिर सारी पावर्स जो है वो आरपी आईआरपी के आईआरपी अज्यूम कर लेता है खुद। तो फिर वो क्या करता है, वो कोलेट करता है नटशेल में, वो सारे क्रेडिटर्स को बोलेगा कि आपकी जितने जितने क्लेम्स हैं इस कंपनी के अगेंस्ट, आप वो मुझे भेजिए, और बेसिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स वो क्लेम्स एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। फिर वो एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है कि इस कंपनी के इतने क्रेडिटर्स हैं, उनको इतना 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 पैसा चाहिए, इतने ऑपरेशनल है, इतने फाइनेंशियल है। और फिर वो बनाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज ये सब दिखाती हैं, और उसको फिर एक ओपन मार्केट में फ्लोट करते हैं। और ओपन मार्केट में मतलब कि प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हो सकते हैं, जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसको कहते हैं सारे, तो वो लोग रिजोल्यूशन एप्लीकेशन डालते हैं कि वो लोग जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं इनको ऐसे पे करेंगे, वो स्कीम देते हैं कि हम लोग इसको ऐसे पे करेंगे, इस वे में पे करेंगे। वो जो स्कीम है वो सिर्फ 53 एक सेक्शन है वाटरफॉल मैकेनिज्म के अकॉर्डेंस में होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई एक और रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, तो आईआरपी क्या करता है कि एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही बनाता है जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पार्ट नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही पार्ट होते हैं। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होना चाहिए, कौन सा रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो in lot of cases, in the majority of cases, the financial creditors do not think about the operational creditors at all। तो वो अपना देखते हैं कि उनको जिस रेजोल्यूशन प्लान में उनका सबसे बेस्ट एग्जिट प्लान है, वो हमेशा प्रेफर करेंगे, और आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो वाटरफॉल मैकेनिज्म जिसकी जो कि मैंने बोला कि उसी के कंडीशंस को क्वालिफाई करना पड़ता है रेजोल्यूशन प्लान को, अदरवाइज कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है उस प्रायोरिटी में बहुत नीचे आते हैं, वाटरफॉल मैकेनिज्म में जो प्रायोरिटी दी हुई है कि कैसे रिजोल्यूशन प्लान का प्रोसीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें सबसे पहले सीआईआरपी कॉस्ट दी जाती है, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, फिर एम्प्लॉइज को पे किया जाता है। एंड बहुत ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो
बहुत नीचे हैं, नीचे प्लेस्ड हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पैसा बचता ही नहीं है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को देने के लिए। एंड बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे रिज़ॉल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हुए हैं बाय गिविंग निल अमाउंट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ऐसा हो सकता है, it's a huge possibility कि you filed an insolvency and you had huge amount of claim but you did not get a single penny because एज पर सेक्शन 53 आपको मतलब कि सेक्शन 53 के हिसाब से भी अगर आपको नहीं मिलना चाहिए था, तो अगर आपको नहीं देते हैं पैसा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो दैट इज द ओनली लिमिटेशन ये है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। अदरवाइज अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि इतना ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट है या फिर कोई ह्यूज कॉर्पोरेट हाउस है जिसके जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है 1 करोड़ के ऊपर, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो है कि आपका डेट 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तभी आप आईबीसी इन्वोक भी कर सकते हैं। फॉर 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 एन अमाउंट लेसर देन 1 करोड़ यू कैन नॉट गो टू आईबीसी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो क्लेम है वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो ऑलमोस्ट एक्नॉलेज होना चाहिए, या फिर एक फ्रिवलस डिस्प्यूट अदर पार्टी करे तो वो कंसिडर नहीं होता है, बट वी विल नॉट डेल्व इनटू दैट। आप बस अपना दिमाग में इतना रखिए कि वो जो अमाउंट है जो आप क्लेम कर रहे हैं वो पहले से डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। जब आप आईबीसी में जा रहे थे उससे पहले से अगर ऑपोजिट पार्टी ने वो डिस्प्यूट कर दिया है अमाउंट की, वी डू नॉट थिंक दैट दिस मच अमाउंट वी हैव टू पे टू यू, देन दैट अमाउंट बिकम्स डिस्प्यूटेड, और फिर वो क्लचेस ऑफ आईबीसी से बाहर चला जाता है। फिर यू विल हैव टू गेट दैट अमाउंट फिक्स्ड फर्स्ट by entering into an adjudication elsewhere, and then you can come to IBC after you ascertain your amount. तो IBC में एक अमाउंट ascertain होना बहुत जरूरी है। और तो ये था हमारा IBC के जो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट किया ही नहीं है, फिर कोई रिजोल्यूशन प्लान सबमिट ही नहीं करा, तो फिर क्या होता है कि वो लिक्विडेशन में चली जाती है। फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और वो सारे एसेट्स को कंपनी के लिक्विडेट कर देगा, वो सेल ऑफ करेगा और उस हिसाब से आपको पैसे प्रोसीड्स मिल जाएंगे। देन अगेन 53 फॉलो होता है। उसमें अगर पैसे बचे हैं तो वेल एंड गुड, आपको मिलेंगे। नहीं बचे हैं तो देन द लिक्विडेटर कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो दैट इज हाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वर्क्स, बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स जो है वो रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो एक कंपनी को सेव करने का मैकेनिज्म है, जिसमें वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो इस सेंट्रल थीम पे बना है कि अ कंपनी शुड नॉट स्टॉप जस्ट बिकॉज द फॉल्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजरियल पर्संस, राइट। तो आईबीसी क्या करते हैं कि वो कंपनी को बचाती है और जो फॉल्टी मेंबर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल थे ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस कंपनी के, उनको हटा देती है। फिर वो दूसरे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को वो कंपनी दे देते हैं चलाने के लिए। तो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑन विच द आईबीसी वर्क्स। तो आई गेस कि हमने आईबीसी को भी ब्रीफली टच किया है अभी, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, जो कि ऑलमोस्ट एज सेम होता है जो एमएससीएफसी के लिए हमने आपको बताया। अगर हम लोग इसके सेक्शंस में जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इससे मतलब कि ये सारे सेक्शंस बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं, इस पे ऊपर बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो वी कैन नॉट डिस्कस दोज इन डिटेल, क्योंकि वो कुछ ज्यादा मतलब कि डीप लीगल वो भी हो जाएगा, आपके लिए जार्गन हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 11 में अपॉइंटमेंट होता है आर्बिट्रेटर का, आपके पास आर्बिट्रेशन क्लॉज है। अगर वो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आपको भी कोई एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है तो देन वेल एंड गुड। अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐसा कहता है कि हम ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे एंड यू विल हैव टू सबमिट योर जुरिस्डिक्शन टू आवर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर, वही सोल आर्बिट्रेटर होगा और वही डिसाइड करेगा। वो हमारा एम्प्लॉई होता है, बहुत बार अपोजिट पार्टी अपने एम्प्लॉई को ही बोल देते हैं कि यही हमारा सोल आर्बिट्रेटर होगा और यही डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देखेगा। तो दैट इज नॉट वैलिड इन लॉ। ये आप आपने दिमाग में डालिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है 2019 में ही कही थी कि आर्बिट्रेशन जो होता है दोनों पार्टीज ही अपॉइंट कर सकती है, न्यूट्रल होना चाहिए, वो कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका इंक्लाइंड किसी भी पार्टी की तरफ। तो ये एक मेन चीज है। सेक्शन 17 में आप क्या करते हैं कि अगर आपको कोई इंटरिम मेजर चाहिए, जो कि आप वेट नहीं करना चाहते पूरे आर्बिट्रेशन के लिए और आपको तुरंत कोई एक इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो आप सेक्शन 17 में आर्बिट्रेटर के पास वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एप्लीकेशन के पहले भी अगर आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज है और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में टाइम लगता है ऑब्वियसली, और आपको कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए तो आप सेक्शन 9 में कोर्ट जा सकते हैं सीधा इंटरिम रिलीफ के लिए। तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शंस। आप रेफरेंस करता है, वो बताता है, एक प्रोसीजरल ऑर्डर निकालता है कि कैसे कैसे उसके सामने प्रोसीजर्स चलेंगे, कब आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना है, कब ऑपोजिट पार्टी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगी। ये सारी चीजें होती हैं फिर, और ये सब चीजों के बाद आर्ग्यूमेंट्स के बाद द आर्बिट्रेटर पासेस एन अवार्ड। तो यही नटशेल में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। आप ने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ये क्लॉज। तो नॉर्मल आर्बिट्रेशन आप करेंगे तो दिस इज हाउ इट गोज। तो आई गेस कि वी हैव ब्रीफली टच्ड अपॉन द आर्बिट्रेशन पार्ट आल्सो, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट आई गेस इज द सिविल सूट फॉर रिकवरी, जो कि एक द मोस्ट क्लासिक वे है, द मोस्ट ओल्डेस्ट वे है। तो ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स होता है। तो आप नॉर्मल सूट डाल सकते हैं कि जैसे अगर आपके बार कितनी बार ऐसा होता है कि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है वो बाद का होता है, और आपका इनवॉइस जो है डिस्प्यूट में वो पहले का है। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फिर आप एमएससीएफसी नहीं जा सकते। तो देन आपके पास, अगर आपके पास आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है उस वर्क ऑर्डर में, तो देन दी ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विथ इज सिविल सूट फॉर रिकवरी, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल, सबको ही पता है कि आप सिविल कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने सिविल कोर्ट, वहां पे आप सिविल सूट डालते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है हाई कोर्ट का टू सी कमर्शियल मैटर्स। तो जैसे कि दिल्ली में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आई गेस इट्स अराउंड 20 lakhs के ऊपर। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू हाई कोर्ट पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है, किस स्टेट का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में वो सिविल कोर्ट में लगेगा या हाई कोर्ट में आप आ सकते हैं। ये सब देखने के बाद आप वहाँ पे नॉर्मल सिविल सूट डाल सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए। और मतलब कि जैसे कि सबको पता है कि दी ओनली लिमिटेशन इन द सिविल सूट इज कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट्स फिनिश्ड, बिकॉज बिकॉज इट्स कॉमन नॉलेज सबके लिए ही कि कैसे सिविल कोर्ट्स एंड डिसीजन है केसेस का। तो ऑब्वियसली एफिशिएंट हियरिंग एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस अभी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज द ओनली लिमिटेशन दैट द सिविल सूट हैज। तो ये एक चीज है जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज समरी सूट्स अंडर सीपीसी। समरी सूट्स कुछ नहीं होते हैं, समरी सूट्स ऑर्डर 37 में है, जो कि कहते हैं कि समरी सूट्स बस एक स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स है जिसमें आप अगर सूट डालते हैं तो इसमें ऑपोजिट पार्टी को सिर्फ एक हियरिंग मिलती है, जिसमें उनको ये बताना पड़ता है कि व्हाई शुड दे बी गिवन अ चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो अगर वो लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये सब जनरली समरी सूट्स उन सब केसेस में फाइल होता है जहां पे वो ओपन एंड शट केस है। जैसे कि आपने इनवॉइस रेज किया, उसने एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है कि हाँ मुझे आपको पैसा देना है, फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा है, एंड देयर इज नो अदर प्रोटेस्ट डिमर, और मतलब कि अ, उनका कोई ऑब्जेक्शन है उस क्लेम पे, तो आप सीधा समरी सूट्स में जा सकते हैं। समरी सूट्स में कोर्ट उनको बस 1 से 2 हेयरिंग पूछेगी कि आपको क्यों मौका दिया जाना चाहिए ये केस डिफेंड करने का। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए कि उनको मौका नहीं देना चाहिए, दिया जाना चाहिए ये केस प्रूफ करने का, तो वो उनके बिना केस सुना जाएगा और आपको मतलब कि आपको वो जो है आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। और अगर वो जीत भी जाते हैं, अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि उनको डिफेंस मिलना चाहिए, तो एट बेस्ट होता है कि आपका समरी सूट नॉर्मल सूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि कोई एडवर्स वो नहीं है। आप इसमें अगर ऑपोजिट पार्टी अगर सक्सेसफुल भी हो जाती है तो वो समरी सूट की जगह नॉर्मल सूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सेम इज कमर्शियल कोर्ट्स। तो कमर्शियल कोर्ट्स भी एकदम सेम चीज है। जैसे कि कमर्शियल कोर्ट्स, अब नया एक एक्ट आया है जिसमें कमर्शियल नेचर के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए कमर्शियल डिवीजन बनाया गया है सिविल कोर्ट्स में। और हाई कोर्ट में भी बहुत जगह, जैसे कि मैंने बोला कि जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन डिफर करता है। तो अगर आपका 3 लाख के ऊपर है कोई भी डिस्प्यूट, तो अब वो सीपीसी की जगह कमर्शियल कोर्ट एक्ट से गवर्न होगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऑल दी अदर एक्ट्स एंड प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अब कमर्शियल कोर्ट एक्ट में बस थोड़ा टाइम लिमिट दे दिया गया है चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एंड एवरीथिंग करने के लिए। तो ये एक बढ़िया चीज हुई है।
एंड द लास्ट स्लाइड, अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, दिस क्विक टिप्स एंड सजेशंस। तो द फर्स्ट इज कि हमने जैसा कि ये सब ऑलरेडी बताया है हमने कि एप्लीकेबल जीएसटी आईएन है, यूएएन है, पैन नंबर है, इनवॉइस है, आपका एमएसएमई जो नंबर है, ये सब आप अपने इनवॉइस पे मतलब कि ऑलरेडी प्रिंट करके रखिए, ताकि आगे वाले पार्टी कभी ये ना बोल सके कि ही डिड नॉट हैड एनी नॉलेज, he did not have any knowledge that you were registered as an MSME, because I've seen this happening first hand. तो ये सारी चीजें आप अपने इनवॉइसेस में डाल सकते हैं, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, पैन, जीएसटी, आईएन, यूएन, ये सब आपके इनवॉइसेस में मैंडेटरीली होने चाहिए। और आप इनवॉइसेस कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन वे ऑफ कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, आप पोस्ट में भी भेज सकते हैं अपने कम्युनिकेशंस टू हैव बोथ द चेक्स रेडी विथ यू, कि मतलब आपका कोई अगर एक वे डिस्प्यूट होता है तो यू हैव द अदर वे आल्सो टू प्रूव द ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपेंड। एंड द थर्ड इज कि ऑलवेज हैव अ प्री एस्टिमेट ऑफ एन अमाउंट व्हिच कैन बी क्लेम्ड एज डैमेजेस इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी दोनों पार्टी मिलके एक प्री जेन्युइन एस्टिमेट, इसको कहते हैं लॉ में, एक एस्टिमेट के हिसाब से आप डैमेजेस लिमिट कर सकते हैं कि अगर कोई ब्रीच होगा इस टाइप का तो इतना डैमेजेस के लिए एंटाइटल होगी अदर पार्टी। तो उसमें आपको फिर रिकॉर्ड्स और प्रूफ्स नहीं देने पड़ते हैं, आपको उसमें सीधा सीधा वो प्री एस्टिमेट ऑफ अमाउंट मिल जाता है। द सेकेंड लास्ट इज की ऑलवेज ट्राई टू सेटल एमिकेबली। तो जैसे कि हमने बताया कि आपके फाइनेंशियल एंड टाइम और वर्कफोर्स रिसोर्सेज बहुत वैल्यूएबल है, तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्लोर है, मतलब पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का वे आउट है टू सेटल इट एमिकेबली और टू सेटल इट म्यूचुअली by engaging in discussions and engaging in settlement talks, then please go ahead with those talks, and you can hire professionals also who can negotiate on behalf of you, who can do that job better than you and in a more efficient manner than you. तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। एंड द लास्ट इज कि ऑलवेज ट्राई टू सेव गार्ड योर interest by registering trademarks, designs, mandatory compliances and updates, statutory filings. तो आप अपने सेफ गार्ड करिए इंटरेस्ट को, जैसे कि आपका कोई गुडविल है, ब्रांड नेम है, तो उसको ट्रेडमार्क में रजिस्टर करिए। कीप अ लुक आउट कि अगर आपका कोई ट्रेडमार्क वायलेट कर रहा है या नहीं, या फिर आपके नाम पे कोई अपने सर्विसेज दे रहा है या नहीं। आपके पास कोई डिजाइन्स हैं तो आप डिजाइन को रजिस्टर कराइए, कॉपीराइट रजिस्टर कराइए। ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट, ये एसेट है लॉ में, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी बनती हैं कंपनी की, और अगर इनसे और इनको यूज करके, अनऑथोराइज यूज करके कोई अपने इंटरेस्ट के लिए पैसे बनाता है, तो आप उससे डैमेजेस और लॉसेस भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंडेटरी कंप्लायंसेस और स्टैट्यूटरी फाइलिंग से हमें अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर ह्यूज पेनल्टीज एंड फाइन्स जो कि हम लोगों को आगे बेयर करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट फाइल all the compliances and the statutory filings in MCA and GST and all of that. So अब मैं खत्म करना चाहूंगा अपना वेबिनार, एंड we'll take questions and answers if it is fine. Yes, please. Sir, whatever question answers that people have already asked in chat section or question answers thing, I think we can start from there, and then we can have all the participants who need to ask personal questions can raise their hands. मैं एक बार ये क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो हाँ ऑलरेडी जी, हाँ क्वेश्चंस एंड जी, आंसर्स में है, जी एंड जी आई जी आंसर जी, दीज क्वेश्चंस या फर्स्ट। अगर उसके बाद किसी और का क्वेश्चंस है तो विल टेक दोस। यस So यस the यस। first is Niril Jan's question. Receivable from a customer has been outstanding since 2018. What are the options available to not only recover the invoice value but also the interest on late payment? The said customer is buying material from others regularly. तो फर्स्टली निरल, आपको मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। आई हैव टू चेक इफ इट इज स्टिल इन लिमिटेशन। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट है अदर पार्टी से बीच में 2018 से 2020 या फिर 2021 के बीच में, तो देन इट इज फाइन। बट देन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2020 मार्च से 2022 फरवरी तक लिमिटेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुओ मोटो रिट पिटिशन में। तो मुझे वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा निरल कि वेदर योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन बी परसूड और नॉट, फर्स्टली, क्योंकि 2018 का है, ऑलरेडी व्हाट 5 years नाउ। तो और जैसा कि मैंने बताया अपने सेमिनार में कि द लिमिटेशन फॉर
परसुइंग योर क्लेम इज 3 years, बट आपका 2018 का है एंड 2 years बीच में जो है वो एग्जेम्प्टेड भी था, तो आई गेस कि वो हो जाना चाहिए, लिमिटेशन के अंदर आ जाना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ी इशू नहीं है, बहुत सारा अदर वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट में हम लोग देख सकते हैं उसको, बट वील हैव टू लुक एट द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। और इसके लिए आपको फिर, अगर आपको एमएससीएमई जाना है, तो आपको 2018 जो जो आपका इनवॉइस है डिस्प्यूट में, उससे पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज फिर हम लोगों को दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो आई गेस कि निरल, आई हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन। The second one is from Asim Zubair. How effective is MSME Samadhan? We had approached them and attend a hearing as well. How long should we wait for the payment after the hearing? So आपकी एक ही हियरिंग हुई है अभी, और मतलब कि जैसे कि एमएसएमई समाधान जो होते हैं, वो अगर आपका मतलब कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके क्लेम को प्रूव करने के लिए, तब तो एक दो हियरिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे होस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको देखना पड़ेगा, जो कि एनालाइज करने पड़ेंगे, एविडेंसेस लीड कराने पड़ सकते हैं, विटनेसेस लीड कराने पड़ सकते हैं, जो कि सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट से पता चलता है सीन। सो आई विल हैव टू सी कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक हियरिंग में ही आपका अब अवार्ड आ जाए, और अगर आपकी हियरिंग हो चुकी है तो आई गेस इन अनदर 3 months के विद इन आपका, अगर आपको लगता है कि और हियरिंग नहीं करेगी वो एमएससीएफसी, तो अनदर 3 months के अंदर आपको अवार्ड मिल जाना चाहिए। बट इट इज नॉट गुड कि एमएसएमई जो है वो एक हियरिंग में आपकी जो क्लेम्स है वो डिसाइड कर रही है, अगर आपका क्लेम में कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, बस पीओ और इनवॉइसेस के अलावा। तो क्योंकि एक 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 हियरिंग में तो आप उनको क्या ही बताएंगे, और जो ऑपोजिट पार्टी है उनको क्या ही बताएगी। तो बेसिकली ये आप जो है उसको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से वो बोल सकते हैं एमएससीएफसी को कि आप उसके हिसाब से चलिए, आप एक हियरिंग में कैसे डिसाइड कर दे रहे हैं। बिकॉज 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 इट कैनॉट बी डन इन वन हियरिंग कि आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना है, यू टेल देम कि आई हैव अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू सबमिट। तो आप ये सब जो आप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सबमिट करते हैं, आप अभी हियरिंग में गए होंगे विदाउट एनी रिटन प्लीडिंग, तो एमएसएमई ने क्या सुना, वो क्या नहीं सुने, आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने ये बोला था एमएसएमई के सामने या ये नहीं बोला था। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप रिटन प्लीडिंग्स दें कहीं भी जाएं। तो आप ऐसे ही जाके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज प्लीज कंसल्ट अ प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप जाके बिना कोई रिटन प्लीडिंग्स देके आप जस्ट बस हियरिंग करके आ जा रहे हैं, तो अगर आपको मतलब एमएसएमई आपका केस रिजेक्ट कर देती है बिना आपके पॉइंट्स सुने हुए, तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि हमने ये सारे पॉइंट्स बोले थे एमएसएमई के सामने। सो ऑल ऑफ दीज प्लीज कीप इन माइंड और एक्ट अकॉर्डिंगली। एंड थर्ड वन इज मधुसूदन एच लुंगता। got award from Facilitation Council under MSME delayed months, submitted application. What I can do to get my that where are you based from? Me, which enables the MSEFC or the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to block the GST of the supplier who is not making the payment. And as you stated, as you are stating that you have already gotten an award against that party and he is still not making the payment, then there are two options available to you. You can either approach the approach the respective high court of that state, saying that you please direct the MSME to block the GST of the supplier because he is not making payments to me, or you can go to the enforcement application by filing an enforcement application where the opposite party resides. तो ये दोनों वे में आप अपना पेमेंट आगे ले सकते हैं। इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन में यू हैव टू give the list of assets that you know of the opposite party which can be sold off, and your debt can be recovered. So if the other party is not appearing or not joining the proceedings of enforcement proceeding, the court says the court directs the police to get hold of those assets, and it sells those assets and pays you the amount, pays you the डिलेड अमाउंट, राइट। तो ये ऐसे होता है, बट
आप एमएसएमई को एक वो लिख सकते हैं। सबसे पहले आई सजेस्ट यू टू राइट अ रिप्रेजेंटेशन टू एमएसएमई सेइंग कि यू प्लीज block the GST of the supplier because you have passed an award and it's been 12 months but they are not complying with the order of the MSME. So you have the provision in the MSMED Act to block the GST of the supplier. So please do it, and if they do not do it, you can approach the high court for that direction. So I hope I have answered your question. Chandramohan says how to calculate interest on delayed payment. It is not my expertise, Chandramohan. Generally, CAs does it. CA को ज्यादा पता होता है वो कैलकुलेशंस और वो सब करने में. uh, तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग भी अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि वो हम लोग को ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताएं कि हमें कितना आगे चार्ज करना है. तो ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो सीए ज्यादा अच्छा करते हैं, तो ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, चंद्रमोहन. सो एंड विल कम टू दीक्षा सक्सेना नाउ. प्लीज सजेस्ट रिकवरी options for service providers. We are already registered in MSME. So I guess I have provided enough recovery options for you to choose from, and it depends on circumstances and facts of the case ki which option would be best suited to you. And only after looking at the documents and the facts and the circumstances of the case I can advise you in a better manner that what options that you can choose from, whatever we have discussed, Abhi. Arbitration, who will I would bear just the like to charges? interrupt here for a second. I would just Yeah, yeah, like sure. to tell all the participants that who needs, private consultation, right? Who want really like want Pradeep ji to look into their matter personally. So we have shared a link in the chat box. So you can just fill that form and leave it for us, and our team will get back to you, Yes. and we can connect you directly to Prateek ji then. या बिल्कुल सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग Thank दिस you. आउट. बिकॉज मैं आपको यहाँ पे 4 लाइन में आपको कैसे ही एडवाइस करूंगा विदाउट लुकिंग एट योर डॉक्यूमेंट्स एंड द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस की व्हाट ऑप्शंस आर बेस्ट सूटेड टू यू. तो इफ यू वांट बेस्ट टेलर्ड एडवाइस for your dispute and the facts and the circumstances of your dispute, you can do the needful what Sonia just said, and I'll help you out. That is not a problem. And Diksha Saxena, the Prashant Sahani, please explain waterfall mechanism. So waterfall mechanism में priority है प्रशांत. एक लिस्ट है जिसमें प्रायोरिटी वाइज दिए हुए हैं कि प्रोसीड्स अगर कोई रिसीव होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से या रेजोल्यूशन प्लान से, तो वो सबसे पहले किसको मिलेगा, फिर उसके बाद किसको मिलेगा, फिर उसके बाद किसको मिलेगा. और रेजोल्यूशन प्लान में भी जो है उसी वे में स्कीम्स दिए हुए होती हैं कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर को सबसे पहले मिलना है और फाइनेंशियल क्रेडिटर का 500 करोड़ का ड्यू है, और रिजोल्यूशन मतलब कि अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का 500 करोड़ का है और टोटल ड्यूज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में 1500 करोड़ का है, तो 500 करोड़ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए रख देते हैं और 1000 करोड़ बोलते हैं कि बाकी सारे क्रेडिटर्स को लेने हैं. अब हम लोग आते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म पे. तो अगर रिजोल्यूशन प्लान में किसी ने 1000 करोड़ ही दिया है और 1000 करोड़ एक्सेप्ट कर लिया सीओसी ने, तो वो 500 करोड़ जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहीं ना कहीं तो सेटल होगा ना. तो जैसे अगर मान लीजिए वो 500 करोड़ है फाइनेंशियल क्रेडिटर का ड्यू, तो रिजोल्यूशन प्लान ऐसे कह सकता है कि मैं 500 करोड़ जो है 500 करोड़ का 400 करोड़ दूंगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को प्रो रेटा बेसिस पे, जिसका जिसका जितना जितना है उससे डिडक्शंस करके, बाकी सारे इतना अमाउंट में दूंगा, बाकी एम्प्लॉइज का जो ड्यूज है उसके अगेंस्ट इतना अमाउंट में दूंगा ऑपरेशन क्रेडिटर्स के ड्यूज के अगेंस्ट. सो ऑल ऑफ दीज आर गिवन इन दी वाटरफॉल मैकेनिज्म और वैसे ही प्रायोरिटी डिसाइड होती है. और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है उसमें एक लिक्विडेटेड वैल्यू भी दी हुई है कि ऐसे लिक्विडेशन वैल्यू में अगर आपको जितना मिलना था उससे कम नहीं मिल सकता है. तो दैट इज द ओनली चेक दैट any successful resolution applicant has to follow. And I guess कि मैंने waterfall mechanism एक simpler way में आपको समझा पाया हूँ. और बस यही है वाटरफॉल मैकेनिज्म. उसमें प्रायोरिटी दी हुई है कि कैसे कैसे किसको पहले पैसे मिलेंगे, किसको पहले पैसे मिलेंगे, उसके बाद किसको मिलेंगे, उसके बाद कैसे मिलेंगे. उसी प्रायोरिटी में बेसिकली प्रोसीड्स डिवाइड होती हैं. और वो स्कीम में जो जैसा स्कीम दे रहा है कि वो इतने अगेंस्ट के इतने 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 क्रेडिट के अगेंस्ट इतना पे करना चाहता है, और वो डिसाइड कौन करता है कि कौन सा एक्सेप्ट करना है कौन सा नहीं, वो सीओसी डिसाइड करती है. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स.
Divya Varyani says ki, is there any provision for raising a complaint against the client outside of India and from whom we have not received payment from June 2023? Yes, there is a provision for, and not in MSME, I guess. I'll have to check this in MSME. But there is a provision in place. There is a scheme in place that how you can go to uh, दी अदर पार्टीज एम्बेसी, आप एम्बेसी की हेल्प ले सकते हैं अपने इंडियन एम्बेसी की उधर। मिनिस्ट्री में कंप्लेंट होती है बहुत बार, और आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है तो ईसीजीसी की गारंटी होती है, जो कि ईसीजीसी आपका गारंटी में इंश्योर्ड होता है वो सारा चीज, एंड ईसीजीसी वुड टेक केयर ऑफ योर डिस्प्यूट एंड ईसीजीसी वुड पे यू आउट वट एवर द डिस्प्यूटेड अमाउंट यू हैव। तो मुझको इसमें भी आपका अगेन आई विल हैव टू लुक एट योर डॉक्यूमेंट्स, I'll have to look at the facts and circumstances in order for you to in order for me to advise you better. So I'll come to Asim Zubair says just one. Okay. Diksha Saxena says, how can help make payment recovery from a party? We are smallest MSME in service provider, not a trader. So, Diksha, you can file MSME reference for payment recovery. I guess कि I've dealt all those provisions in detailed, and there are other videos of ours जिसमें आप ट्यून इन करके देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग एक्ट्स में प्रोविजंस हैं पेमेंट रिकवरी के लिए एमएसएमई के। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप ट्रेडर नहीं है, तो आई आई तो देन यू कैन ऑब्वियसली गो टू एमएससीएफसी फॉर रिजॉल्विंग योर डिस्प्यूट्स। अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पहले का है और पेमेंट रिकवरी जो इनवॉइस आपने दिया था वो बात का है, तो आप एमएसएमई में रेफरेंस फाइल कर सकते हैं उसके लिए। And now I'll come to Prashant Shahne, how and to whom apply at MSME for amount recovery. MSME समाधान में apply होता है, and we also do it. If you want our services, Megha would get in touch with you. So it's an online process where you file a case in the MSME समाधान. Uh, yes. If our outstanding is from 2014, can we apply for recovery? It depends. It depends if you can apply for the recovery or not. It depends on your facts and circumstances of the cases. Dear sir, if our documents are clear but payment is delayed from paying party, so what is exact solution? So I Caltro Enterprises out again tell you कि we dealt all of these provisions in detail just right now कि आप लोग किस किस चीजों से चूज कर सकते हैं अपना डिलेड पेमेंट का इशू। अगर आप एमएसएमई हैं तो आप एमएससीएफसी जा सकते हैं, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो सिविल सूट तो है ही, या फिर कमर्शियल सूट तो है ही। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिक्टेट करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। एक कोई मतलब कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपका पेमेंट डिले हो गया है किसी से तो ये एक फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे और आपका पेमेंट आ जाएगा। हर केसेस अपने हिसाब से होता है। आप लिटिगेशन में घुसते हैं तो आपको ये सोच के घुसना पड़ता है कि आप कोई सा भी लिटिगेशन कर रहे हैं इंडिया में, आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, कोई सा भी लिटिगेशन कर रहे हैं, तो वो 1 साल मिनिमम टाइम होता है, वो लगता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये फैक्ट हैं। ये सारी चीज़ें बदल नहीं सकती आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखनी चाहिए, और ये आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिक्टेट करते हैं कि how we can recover the payment from unregistered MSME firm. So if you are an MSME firm, it doesn't matter कि the other party is MSME or not. So you can take any party to the MSME if you are an MSME. So मतलब कि ये अनरजिस्टर्ड एमएसएमई फर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई से भी केसेस में फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इंसॉल्वेंसी में फर्क पड़ता है कि इंसॉल्वेंसी में सिर्फ आप कंपनी और एलएलपी के अगेंस्ट जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट
नहीं है किसी भी लॉ में किसी भी पार्टी को लेके कि एक पार्टी एमएसएमई में होनी चाहिए। एक पार्टी को एमएसएमई में अपना केस फाइल करने के लिए उसको एमएसएमई होना जरूरी है, ऑपोजिट पार्टी को एमएसएमई होना जरूरी नहीं है। Is there a timeline for cases under MSME Council? Our case is pending for conversion to MSME since August 13. Yes, there is a provision in MSME which states कि 90 days में ही ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए. But then it is, as I stated, कि it is India. These are the ministry people. They do not work as per the timelines given under the act. If you have a huge amount and if you are facing huge losses, you can approach the respective high court asking for directions. कि इनको बोलो आप 90 दिन में जल्दी इनको खत्म करने के लिए, अगर नहीं है then you'll have to wait because these are the people who are going to decide your case, and if you'll pester them a lot then it is a high possibility that they would give an adverse order against you. So जैसे कि मैंने बोला कि ये लिटिगेशन करते हैं आप, तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी दिमाग में लेके चलनी चाहिए कि ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल है, ये फैक्ट है। किसी का भी केस, आप कोई सा भी केस करते हैं, कोई भी एक महीने में नहीं खत्म हो जाता। तो अगर आपकी ये नौबत आई है कि आपको केस करने का वो आया है, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट, देयर इज नो अदर वे आउट। अब आप किसी से लड़ाई करके आप तो पैसे ले नहीं सकते, दैट इज द ओनली अदर वे आउट। अगर आपको लीगल रिकोर्स चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंट होना पड़ेगा कि हाउ द लीगल प्रोसीडिंग्स आर टेकिंग प्लेस, एंड इफ यू वांट जल्दी हो, यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट ऑलवेज। Diksha Saxena again asks, sir, many time parties say we'll do the payment after certain time. When the time came, he again extended time. This is not for legal one, means we are working with them. As I stated earlier कि 45 days का ही होता है पेमेंट टर्म। एमएसएमई में 46 डे से इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो यू प्लीज कम्युनिकेट, जैसे ही कि वो मतलब कि डिले करते हैं 45 डेज के बाद, तो यू टेल हिम कि यू रिजर्व योर राइट टू आस्क द इंटरेस्ट कंपोनेंट फ्रॉम हिम। तो आप अगर 46 डे पे ही उनको ये लिख देंगे तो वो आगे से बिल्कुल ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे आपका पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं कि हम लोग आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, हम लोग रिजर्व कर रहे हैं अपना राइट आप पे इंटरेस्ट चार्ज करने का। और आप ऐसे लिखेंगे और वो फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो देन यू कैन फाइल अ रेफरेंस इन एमएससीएफसी फॉर सेइंग कि दे आर नॉट टाइमली मेकिंग पेमेंट्स टू अस। तो जैसे कि ये मैंने बोला कि ये कमर्शियल डिसीजन होता है, आप अभी भी उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए उनका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली। तो ये कमर्शियल विजडम होता है दीक्षा। सो प्लीज अकॉर्डिंगली आप इस पे सोचिएगा और इस पे एक्ट करिएगा, बट 45 डेज इज द पेमेंट टर्म लिमिट इन एमएसएमई एक्ट। तो Pradeep, so we have few people who have raised their hands, and I think Amrik ji wants to ask you a question personally. So can we unmute Amrik ji? And Amrik ji, please ask your question. Yes, sir. As I have, if you are hearing me, sir. Yes, you're clear now. yeah Sir, as I have written the question above also, in general, how much time does it MSME council takes to clear the case that you have now answered? But what is the probability that we will get the payment if the other party has already acknowledged that your payment is due, but due to financial yeah trouble, he is not making the payment? What is the then then probability? then 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 there is no problem, sir. Then there is no problem. You just take that communication to the MSME, you place it on record saying they have not given any objection to our claims whatsoever, and the date on which that invoice becomes due, uh, जो कि 46 डे से होता है, तो 46 डे से अभी तक को आपका लॉ में कुछ ऐसा नहीं है that would stop you from getting the delayed payment interest, which is the penal interest. So that means if a person has already acknowledged and he says in a financial trouble, we have high probability that we'll get our payments. Yeah, high probability, sir. Very high probability. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Can we have Khushbu ji? Khushbu Jain? You Hi, can Khushbu. ask your question. Can you? हेलो Hi, सर, Khushbu. आपका सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन Thank ये you. था Thank you. कि अगर हमारे कोई क्लाइंट्स है जिनका 2017 से लेके अभी तक कुछ पेमेंट बाकी है, हर साल में Mhm. जीएसटी पेमेंट बाकी है, तो हम ऐसे टाइम पे कैसे उनके लिए क्लेम करें या फिर उन्हें कोई लेटर भेजे कि हम एमएसएमई में हैं और आप
इसको क्लेम आप करना एमएसएमई दीजिएगा, नहीं है, डिस्काउंट आप कर। बोल रहे हैं? हमारा एमएसएमई है सर, स्मॉल। आप एमएसएमई है ना, तो 2017 से डिले है आपका। 2017 से पहले का रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई में? हाँ है। हाँ, तो आप एमएससी एफसी सीधा जा सकते हैं। आप मुझको बस एक बार देखना पड़ेगा कि वो लिमिटेशन में बचता है या नहीं, क्योंकि 6 साल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल का ही लिमिटेशन होता है खुशबू। तो हाँ हाँ। मुझको देखना पड़ेगा कि जो आपको 2017, 18 और 19 वाला जो क्लेम है वो अभी भी लिमिटेशन में बचता है या नहीं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होता रहा है पेमेंट, रनिंग अकाउंट में होता रहा है पेमेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास एक प्रोविजन होता है जो कि कहता है कि अगर कोई एक पेमेंट आई है आपको, किसी मान लीजिए कि आप किसी को रनिंग अकाउंट में डिलीवर करते रहते हैं। रनिंग अकाउंट मतलब कि आप किसी भी एक इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं आती है, लमसम पेमेंट आती रहती लमसम है। आती, हाँ। हाँ, तो वो रनिंग अकाउंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक पेमेंट ऑपोजिट पार्टी बिना स्पेसिफिक डायरेक्शन के करता है कि ये पेमेंट जो मैंने किया है ये इसी इनवॉइस के अगेंस्ट किया है, तो आपके पास ये लीवे होता है लॉ में कि वो आप उसको कहीं भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो वो आप उसको पुराने वाले ड्यूज में सेट ऑफ कर सकते हैं, आप उसको नए वाले ड्यूज में सेट ऑफ कर सकते हैं, आप उसको इंटरेस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके। तो ये सारा लीवे होता है। मुझको एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि ये आपका क्लेम बचता है या नहीं लिमिटेशन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, आपकी जो लिंक है उसके ऊपर हम कांटेक्ट करते हैं उसके हिसाब श्योर से। श्योर श्योर खुशबू, श्योर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच खुशबू। जी प्रदीप जी, you can ask the question now. Mr. Pradeep, can you unmute Pradeep ji? हाय प्रदीप। हाय। हाय सर। हाय हाय प्रदीप। सर मुझे ये पूछना था, हमारी एक अपोजिट पार्टी है जो कि मतलब अभी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ओके। हाँ, तो अभी उसके साथ हमने ये जो हमारी सुकर्ता परिषद है ना एमएसएमई की, तो वहां पे हाँ, उसका फाइलिंग भी किया था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। एक भी हियरिंग उन्होंने अटेंड नहीं किया है और अभी उनसे कैसे रिकवर करना है उसको। तो वो कब गई इंसॉल्वेंसी में प्रदीप जी? हाँ। वो इंसॉल्वेंसी में कब गई अपोजिट पार्टी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो अभी हमें तो पिछले साल मतलब ये पिछले साल गई है वो इंसॉल्वेंसी में। अच्छा, ओके। तो आपने अपना क्लेम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजा था, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है आईबीसी में? हमने सुकर्ता परिषद बोल के जो है एमएसएमई में, वहां पे पूरा फाइल किया था सर नहीं नहीं, सारा। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा। मैं ये चीज आपको फिर से समझा देता हूँ, ये मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था। आईबीसी प्रोसीडिंग्स में ना मोरेटोरियम नाम का एक प्रोविजन होता है, सेक्शन 14, जो कि ये कहता है कि अगर आईबीसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं तो बाकी सारी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाती हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छा। जो मतलब कि आर्बिट्रेशन ऑब्वियसली स्टे नहीं होता है बाद में। अभी भी ऐसे बहुत सारे वो आए कि आर्बिट्रेशन साइमल्टेनियसली चल सकता है, बट देन आपको आर्बिट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले जो है वहां पे एमएसएमई को लिखना पड़ेगा कि वो जल्दी इनिशिएट करें आर्बिट्रेशन। और आपको साथ में आरपी को भी एक क्लेम भेजना पड़ेगा अपना, जो कि आपने फाइल किया है ना एमएसएमई के सामने। वो एक हाँ। कोई भी इंसॉल्वेंट होती है कंपनी तो उसका जो बोर्ड होता है वो सस्पेंड हो जाता है, एक आईआरपी अपॉइंट होता है। तो वो अच्छा। आईआरपी का आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा आईबीबीआई के वेबसाइट पे। आपको उसमें उनको क्लेम भेजना पड़ता है, एक फॉर्म आता है आईबीसी के अंदर, उसमें आपको वो भर के उनको अपना क्लेम भेजना पड़ता है। और आपका क्लेम जो है वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि आप उसको एमएसएमई में लेके गए हो। और अगर मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सही है एज सच, तो देर इज नो रीजन कि वो एक्सेप्ट ना करे। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, पेंडिंग फॉर आर्बिट्रेशन है, तो वो क्या करते हैं कि आपका एक नॉमिनल अमाउंट फॉर ₹1 के लिए आपका उस समय एक्सेप्ट कर लेंगे और पेंडिंग एमएसएमई डिसीजन लिख देंगे। तो बीच में जैसे ही आप अवार्ड लेके आएंगे अपना एमएसएमई से, तो वो जो अवार्ड आएगा आपका वो उतना वहां पे आपका लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा। अच्छा ठीक है। जो लिंक आपने इस पे भेजी है, जो चैट में जो भेजी है, तो मैं उस पे भी मैंने ये किया है, उसको रिस्पॉन्स किया है। और श्योर, हाँ, अभी ये जो प्रोसीडिंग है तो उसमें भी मुझे आपकी हेल्प लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल और प्रदीप जी, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर्स है। तो ओके, उसके लिए अगर आप मतलब आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह अगर मिल सकता बिल्कुल। है तो मेघा मेघा एंड सोनिया वुड कनेक्ट यू विथ मी, नॉट अ प्रॉब्लम।
आप बस वो फॉर्म फिल कर दीजिए, और मेघा या सोनिया आपको मेरा मेल आईडी दे देंगे, आप उसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। आई विल टेक 1 or 2 days टाइम टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड देन आई विल कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। Subhash ji wants to ask a question. Please unmute him. Hi Subhash. Hi, can you hear me? Hello? Yeah, I can hear you fine, Subhash. Sir, in the purchase order, the Yeah. jurisdiction, the dispute resolution was mentioned. There was a arbitration clause, and the seat of arbitration was mentioned at Calcutta. Okay. Now the claimant has filed an application in MSME outside Calcutta. Hmm. So what will be So, the jurisdiction? no. So you'll have to understand, Subhash, that MSME supersedes the arbitration, because the arbitration came in 1996. And Right. if you remember, I just told in the last provision जो हमने अभी देखा था MSME में, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि MSME has the overriding provision over other acts. तो वो 2006 में आया है MSME. MSME came in 2006, right? And it has an overriding provision over the other acts that were passed before the MSMED Act. So MSMED jurisdiction supersedes the independent arbitration clauses. So a buyer who is a supplier who is registered as an MSME enterprise now has a choice. If there is an independent arbitration agreement in place, then he can opt for that, the dispute resolution by way of independent arbitration, by invoking the arbitration as per the seat and the venue, as you're talking about. The other option is now that he can go where he is situated and go and file a MSME reference in that state. So that is there. Okay. You cannot dispute it on jurisdiction because it is settled by the Supreme Court now. So they have the jurisdiction to invoke MSME where they are registered. Sir, one more thing. Hello. Yeah. Suppose if the reconciliation in the MSEFC, Yeah. hello, is not Yeah. I can hear you. okay, is not reconciled between the parties, then it will be referred to arbitration, right? Yeah, but the mandatory part is that they cannot skip that conciliation proceedings and directly go for arbitration. And the arbitration will take place at where the claimant resides. Yeah, at the respective MSEFC where he has filed the reference application. Okay. Yeah, and but if you are having a territorial problem to move to the place where he has filed the case, you can always request the MSME to organize those hearings online, and Okay. you can also submit those pleadings on their email ID. That is not a problem. I've done it. They allow it. Okay, sir. Thank you. Oh, okay, Subhash. Okay. Can we have Nikhil ji? Can you unmute Nikhil ji, please? Please unmute Nikhil ji. Nikhil ji, please unmute and you can ask the question, please. निखिल जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपना बटन. You'll have चलिए, to unmute yourself. Varsha wants to ask, I think. Hello, the session was really very good. Hi, Varsha. Hi. Hi, hello. Actually, I just wanted to ask you, under the Negotiable and Instrument Act, you said that for the checks, we can send the notice under Section 138, right? So, we have received one PDC, that post-dated check of 1.80 crore, and the check was bounced actually due to the insufficient balance in the account.
Thereafter, we sent the notice under section 138, but there was zero response from the purchaser side. Okay. After that, we chased them a lot, we threatened them, but what would be the next action after sending the notice actually? Because after that, we literally have gone to NCLT for them. Okay, you have gone to NCLT for that. Yeah. But Okay. if we normally see, it was Yeah, yeah. very huge check and it was above 1 crore. So it Yeah, yeah, was I understand. I recommended. understand why you went to Yeah, NCLT. yeah. But for small checks like 10 lakhs, 5 lakhs, if those are getting bounced, even after sending the notices, the other party is not responding. What would be the You next you you action? file a criminal case without any thought. You file a criminal case, Criminal and case. they'll have to come to the court. You file it before JMFC or Metropolitan Magistrate. They have the appropriate jurisdiction. Okay, but this criminal case should be under section which section? Of It would be in the section corresponding to 138, 139, 138. 140 only. Okay. I'll check and I'll get back to you with the correct information. I do not remember all the sections that are there in the all the other acts. I'll have to look at the Yeah, act yeah, to yeah. get Because back see, to you. what is happening now, the other party is giving the PDCs, but they are not honoring even after giving because we are taking I with the completely PDC. understand, Varsha. This Yeah, is yeah, a yeah. very normal problem that the Because with the enterprises face, PDC, we are and taking their undertaking also that this check will be honored. But in spite of taking so many precautions, this is happening with us regularly. so then in those cases you should always go for criminal वो because इनका जो वो होता है कि ये strong arm tactics है and they'll go to there is a penalty for it, you know, right? कि अगर आपका already आपने endorsement sign किया है, आपने undertaking दी है कि it will be honored and then also it gets dishonored, तो वो rebuttable भी नहीं रह जाता है presumption. Exactly. एग्जैक्टली राइट कि अब वो लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है या फिर ऐसा कुछ, तो उन सारे केसेस में तो वो एकदम ओपन एंड शट होता है एंड दे विल गो टू जेल तुरंत, मतलब कि एंड दे विल हैव टू कम टू बेल नाउ. तो अब उनको जेल जाना होगा या तो बेल कराएं वो अपना, या तो फिर आपको पैसे दे. यही एक ऑप्शन बचता है उनके पास. Okay. Means, is there any timeline to file this criminal suit or criminal? Yes, there is. I'll get back to you with that timeline. Okay. There is a timeline. There Yeah, is a timeline. Yeah. I remember. Thank you so much. It was really Thank you so wonderful. much, Varsha. Thank you. Thank you so much. Thank you. Can we try with Nikhil ji again? Nikhil ji, you can ask your question. Yeah, can you hear me? Yes, you are audible. अच्छा, अभी इसमें क्या हुआ है मेरा MSME में, यानी 1-2 साल से वो चल रहा था आर्बिट्रेशन और उन्होंने ऑर्डर दे दी मेरे तरफ से. तो हेलो उसने माइक. हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है. प्रतीक जी, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही है शायद. So we निखिल can जी, hear आपकी you. आवाज आ रही है. एक सेकेंड आप रुकिए प्लीज. आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद प्रतीक जी. हाँ. Pratik ji, are you there with us? Please 2 minutes, ma'am. Please 2 minutes. Hello. हेलो. Yeah, please now done. Yeah. अच्छा, मेरी क्वेरी ये है कि हाँ. मेरे 2 केसेस चल रहे थे MSME में. Yes. ऑलमोस्ट 2-3 साल, यानी कोविड के पहले से चल रहे थे. तो Sure. बाद में दोनों में ऑर्डर दे दी उन्होंने इन माय फेवर MSME. Okay. अभी वो बोल रहे हैं कि अभी आपको आगे, यानी मेरा जो रिस्पोंडेंट है वो कुछ उन्होंने अटेंड भी नहीं किया, पेमेंट भी वो नहीं कर रहे हैं.
तो ओके अभी ओके। ये बोल रहे हैं कि आप अभी हाई कोर्ट में हो जाना ये लेके। तो देखिए, इन्फोर्स कराना पड़ता है उसको, क्योंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है। अगर आप हाँ उसको वैसे जाएंगे तो आपको इन्फोर्स कराना पड़ेगा, जहाँ पे ऑपोजिट पार्टी है वहां पे हाँ जाके इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन जाती है। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट अप्रोच करें रिट में, और आप एमएसएमई को बोले, डायरेक्शन मांगे हाई कोर्ट को, ये बोलते हुए कि प्लीज डायरेक्ट द एमएसएमई टू ब्लॉक द जीएसटी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। तो ये एक वे है जिसमें आप उसको फोर्स कर सकते हैं पैसे देने के लिए। अब ये गारंटी नहीं है निखिल की उसका जीएसटी ब्लॉक भी हो गया तो आपको पैसे दे दे, समझ रहे हैं आप? तो राइट इन्फोर्समेंट इज द ओनली वे आउट। जब आपको पैसे चाहिए तो आपको एसेट्स का लिस्ट देना पड़ता है इन्फोर्समेंट में, वो आपको वहां करनी होती है जहां अपोजिट पार्टी डिसाइड करता है। तो ये केस आपको इन्फोर्स कराना पड़ता है। आप लेकिन ये दूसरा एक लॉयर, अदर वे है, हाँ हाँ दूसरा मैं एक लॉयर अदर वे है कि आप हाई कोर्ट जाए। हाँ लेकिन लॉयर से मैं मिला था, लेकिन उनकी फीस तो बहुत है। यानी आपका गाइडेंस लास्ट एंड तक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा एक्चुअली, फ्रॉम बिल्कुल, एमएस। आप मुझको अपने डॉक्यूमेंट्स आप ये सारे भेजिए, मैं एक बार आपके हाँ डॉक्यूमेंट्स देखूंगा एंड ओके विल गेट बैक। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम निखिल। ओके ओके ओके। ओके यस, निखिल, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू निखिल, थैंक यू। Or is there anybody else who'd like to ask something? Prashant Shahani ji. Okay, Pavan ji is there. Please unmute Pavan ji first, and then I think Prashant ji. And because we are left with very little time, so we can just quickly wind it up. Yeah, no problem. Pavan ji, please unmute Pavan ji. Hi Khushbu. Khushbu. I think all done, ma'am. Okay, I think we are all done. So I would Okay. just conclude the session. I think it was a very empowering session and with so much patience. Pratik ji has made his point very clear and also answered each one of you very patiently. So there are few things which cannot be covered in such a time span. So for that, I would request that you can please get in touch with him. And for all these financial matter, it is really recommended that you go through a help through an expertise only. So, and though he has answered everything, but it is not easy for him also to give you the correct answer without looking at the entire matter of the papers and everything. So we have also mentioned the link, and we have a team who can get you connected directly to Pratik ji. So give him a day or so time, and we'll get you connected, and all your queries will be answered, and probably you will have a new view, Or a and better insight to their matter. all your payments will be recovered basically. So I want to thank Pratik ji, like from his such busy schedule, he takes time for us and he's always in demand. We always have Thank you so much. participants, like he's really so jovial and makes his point that he, not only answers, but take you ahead and get your every query and situation is clear for all of you. So all of us together here today, we got to know so much about all the problems we are facing together as an MSME or in the entrepreneurship journey. So please thank you, each one of you who was there. And I would like to again extend my gratitude to Pratik ji for being here with us and helping Thank you each so one much. of us. Thank you Is so there much. Thank anything you, you Sonia. want to say, Pratik ji, for the participants? Is there anything you want to leave some word? Thank you, Sonia. Thank you. I would like to thank all the participants for attending the webinar today, and I look forward to serving them in a better manner. That's it. So I look Okay, forward to thank you, speaking to them. and Yeah, we'll have you once again sure, sure, sure. I look forward to it, Sonia. soon. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye.